एपिसोड की स्टार्टिंग में जब इतना बड़ा धमाका होता है तो लिंगलिंग सोचती है कि हमारा सीनियर भी तो निकल लिया पहली फुर्सत में। इसको देखकर शियोगंग उससे कहने लगते हैं कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि बोन रिफाइनमेंट का जो प्रेशर है उसकी बॉडी झेल नहीं पाई और ये पूरी तरीके से ब्लास्ट हो गई। तभी उस धुएं में से हमारा एमसी बाहर निकलता है और उससे कहने लगता है कि तुम ये सब क्या कहने में लगी हुई हो, मैं तो पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, तुम मुझे खुद देखकर बता सकती हो ना। और उसकी पूरी बॉडी की तरफ से अधिक तरीके की इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है और वो स्पिरिचुअल एनर्जी है। और मन में सोचते हुए शंक्यू कहने लगती है कि तुम्हारा जो साइकिक है वो वाकई में किसी मॉडल के पास होना चाहिए ऐसा। तभी हमारा एमसी उससे बोलने लगता है कि मुझे अभी भी रिफाइनमेंट करने के बाद कुछ भी डिफरेंट महसूस नहीं होने में लगा हुआ है, क्या ये सक्सेसफुल रहा है। तो वो उस एनर्जी को अपनी उंगलियों पे इकट्ठे करने के बारे में सोचता है और पूरी की पूरी एनर्जी को दूसरी डायरेक्शन में शूट कर देता है, जिससे कि वहां पर एक फ्लूट रखी होती है वो वहां पर ब्लास्ट हो जाती है, टूट जाती है, जिसको देखकर ये काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वहीं पर रोने लगती है और कहने लगता है कि मेरे फैमिली की एंसेस्टर सोल पॉइंटिंग फ्लूट तुमने इतनी आसानी से इसे तोड़ दिया है। तो लिंग उसे शांत कराते हैं, उससे कहने लगती है कि क्या हमें तुम्हें यिन एंड यांग दे दे इसके बदले में, क्या तुम्हारा काम चल जाएगा इससे। लेकिन एमसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो उसको देखकर कहने में लगा होता है कि जो विंड ब्लेड थी अभी मैंने जो इस्तेमाल की थी क्या वाकई मैंने अपने खुद से की थी। ओ माय गॉड, एक्चुअली में ये इफेक्टिव है, स्पेशल इफेक्ट फाइनली मुझे मेरे खुद के स्पेशल इफेक्ट मिल चुके हैं। भले ही एक छोटा सा स्पेल था, भले ही कोई सेलेस्टियल टेक्निक नहीं थी, लेकिन जो मेरे एफर्ट से तो इतने सालों से मैं देने में लगा तो फाइनली उसका बदला मुझे मिल चुका है और मैं लॉन्ग रेंज अटैक खुद से कर सकता हूँ। और वो एक और बार ट्राई करने के लिए अपनी एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है। तो यहाँ पर शेंग के फादर आ जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसी है हमारे हॉगमेंग ट्रेजरी वॉल्ट में यहाँ पर छुपकर आने से, और इसी का नाम होता है शेन जोंग माओ। तभी शेन की उसके पास भक्ति हो जाती है और उससे कहने लगती है फादर फादर फादर, जिसको देखकर एमसी का प्राइज हो जाता है और क्या लगता है ओह ये तो इस लौंडिया के फादर है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि मैंने डॉई को बाहर भेजा था, उसने एक भी शब्द मुझसे क्यों नहीं कहा जाता उस डॉई को, तो जिन लोग खिलाने में लगे हुए हैं और वो कुछ भी नहीं कर सकता। तभी शेंग का फादर जब आसपास की हालत बहुत ज्यादा खराब देखता है तो वो काफी गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए घूरते हुए उससे कहने लगता है कि तुम बिना रिपोर्टिंग के मेरे पास वापस आ चुकी हो और तुमने मुझे उसे बताया भी नहीं मुझे कि तुम घर आ चुकी हो, लेकिन तुम आउटसाइडर को यहाँ पर ट्रेजरी वॉल्ट में ट्रांसफर कराने के लिए ला चुकी हो और परेशानी खड़ी कर रही हो हमारे लिए। ये बात सुनकर वो काफी ज्यादा क्यूट, बहुत ज्यादा क्यूट चेहरा बनाती है और कहने लगती है कि फादर मुझे पता है कि मैं गलत थी इस बारे में। और जब इसका फादर इसकी ऐसी तक क्यूटनेस को देखता है तो वो तुरंत पैरों के घुटनों के ऊपर बैठ जाता है और उससे क्या लगता है कि आखिरकार मेरी जो प्रीसियस डॉटर है उससे मैंने कुछ गलत किया लिया उससे, ये बाकी में मेरे दिल को बहुत ज्यादा दुखता है जब तुम ऐसे करती हो। जिसको देखकर भाई साहब इसकी असलियत सामने आ जाती है, जो चूहा बन गया चूहा बिल्ली के सामने। तो उसकी डॉक्टर उसे शांत कराते हैं, उससे कहने लगती है कि तुम्हें दूसरों के सामने इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए फादर। और लिंगलिंग भी इसको देखकर काफी सरप्राइज होती है, उससे कहने लगती है कि जो शेन जुहोंग है जैसा मैंने सोचा था उसकी इमेज पूरी तरह से डिफरेंट है और हमारा एमसी भी इस बात से एग्री हो जाता है। लेकिन उसके फादर उससे चिपकते उससे कहने लगते कि मेरी लिटिल कॉटन पैडी जैकेट आखिरकार तुम कहाँ थी, क्या तुम थक चुकी हो, तुम्हारा फादर तुम्हारी मदद करेगा। इसको देखकर वो काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट फील करती है और उससे कहने लगती है कि फादर मैं इस बार सही सही में काम से गई थी। उसके बाद हमें तियानवे साइड के हॉल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारा एमसी और उस लड़की के फादर आपस में बात करते हो तो उसका फादर उससे कहने लगता है कि तुम जरूरी और हमारी मेरी क्वीन के सेवियर हो गए जिसने तुमने जिसे बचाया था। लेकिन हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बकवास करने में लगी है, वो बस एक कोइंसिडेंस था क्योंकि मैं वहां पर मौजूद था और उसे घंटा नहीं पड़ रहा होता है कि यहाँ पर क्या होने में लगा है। तो उसका फादर उससे कहने लगता है कि तुम हमारे इस पूरे के पूरे 93 साइड की ट्रेजरी वोल्ट में तबाही मचाने में लगी हुई हो, लेकिन तुम्हें मुझे यहाँ के सेक्टर मार्शल को एक एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। ये बात सुनकर एमसी उससे कहने लगता है कि मुझे पता है इसके बारे में, ये काफी ज्यादा फिक्स्ड प्लॉट है, तुम कहो वो आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुम्हें क्या मदद चाहिए। इसको देखकर हमारे शेंग के फादर उससे कहने लगता है कि मुझे समझ में आ चुका है कि तुम काफी ज्यादा यंग मैन हो, काफी ज्यादा हैंडसम भी हो, कैसा रहा कि तुम आखिरकार मेरी प्रीसियस डॉटर से शादी कर लो, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। ये बात सुनकर तो लिंगलिंग और वो डॉगी दोनों के दोनों पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। लेकिन हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो वुमेन होती है वो मेरी कल्टीवेशन की स्पीड को काफी स्लो कर देंगी और मेरे मास्टर ने मुझसे कहा था कि कल्टीवेटर्स को हमेशा अपने एम्बिशन और अटैचमेंट से दूर रहना चाहिए और अपने हमेशा अपने गोल की तरफ देखना चाहिए। ये बात सुनकर थैंक यू का फादर उससे क्या लगता है कि तुम्हें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंटली बात करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें शायद ये पता नहीं होगा लेकिन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरी अकेली एक ही डॉटर है, अगर वो तुम उससे शादी कर लेते हो तो तुम डेफिनेटली पूरे के पूरे हैंगमेड ट्रेजर के वॉल्ट को हासिल कर सकते हो और मैं तुम्हें डाउरी के तौर पर दे सकता हूँ उसे। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम वाकई में टेम्पटेड हो इससे। लेकिन हमारा एमसी सिग्मा मेल वाला चेहरा बनाता है और उससे क्या लगता है नहीं मैं मना करना चाहूंगा, मैं फेवर्स देना चाहूंगा किसी को, लेकिन जो शुओ ज़ियाओचंग है वो कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करने वाला और मैं हमेशा उन्हें मना करता हूँ जो कि मुझसे अपना बेटर समझते हैं। ये बात सुनने के बाद वो उसे धमकाता है हमारे एमसी को और उससे क्या लगता है
कि अच्छा ऐसी बात है, मुझसे पंगा लेगा? अगर ऐसी बात है तो मुझे सोल पॉइंटिंग फ्लूट जो तुमने अभी भी तोड़ी थी वो 30 मिलियन स्पिरिट स्टोन की इसकी प्राइस है, जल्दी से बेटा वापस तो दे दो। ये बात सुनकर हमारे एमसी को तुरंत फट जाती है और वो तुरंत अपने सर को झुकाकर उसको फादर इन लॉ कहने लगता है और क्या लगता है कि अपने इस सन इन लॉ का भाव को एक्सेप्ट करो फादर। ये बात सुनकर वो काफी खुश हो जाता है और उससे कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, तो हम इस बात को डिले नहीं करने वाले हैं, कुछ दिनों में तुम्हारी उससे शादी कर देंगे। लेकिन इसको देखकर काफी शौक हो जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि आखिरकार जो सेकंड सीनियर ब्रदर है वो इतनी जल्दी शादी करने के लिए तैयार क्यों हो गए। तो डॉगी उससे कहने लगता है कि ये स्प्रिंग टाइम आ चुका है क्या, तुम्हें दिख नहीं रहा? तभी शैंकिंग अपने कपड़े बदलकर लड़कियों वाले कपड़े पहनकर बाहर आती है और उससे कहने लगती है कि फादर आखिरकार तुम किस बारे में बात करने में लगी हुए हो। तो उसका फादर उससे कहने लगता है कि क्वीन गे, तुम्हारे जो फादर है वो तुम्हारी अरेंज मैरिज के बारे में सोचने में लगे हो, तुम्हारी जो एंगेजमेंट है उस शूज याओ चैंग के साथ कर दिया मैंने। ये बात सुनकर वो काफी शौक हो जाते हैं, उससे कहने लगते हैं कि फादर मुझे पता है कि मैं तुमको ये बात बताना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ ही समय के लिए तो इससे मिली हूँ, तो आखिरकार तुम इतनी जल्दी एंगेजमेंट डिसाइड कैसे कर सकते हो, वो भी कैजुअली। ये बात सुनकर उसके फादर उससे कहने लगते हैं कि प्यार को धीरे धीरे करके बढ़ाया जा सकता है, तुम उससे प्यार में पड़ सकती हो बाद में, लेकिन तुम अब और ज्यादा जवान नहीं रही हो। तुम्हारे फादर तुम्हारे बारे में चिंता कर रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए, जिससे कि मेरे जब सर का बोझ है वो उतर जाएगा। ये बात सुनकर वो काफी गुस्सा हो जाती है और शर्माते हुए चिल्लाते हैं, उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें इतने ज्यादा रिडिकुलस बात करने की जरूरत नहीं है, जो शिया जाएंगे और मैं अभी अभी तो मिले हैं, मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं होने वाले। लेकिन तभी अचानक से उसके फादर जोर जोर से खांसने लगता है और उसकी हालत खराब हो जाती है, जिसको देखकर वो घबरा जाती है और उससे कहने लगती है कि फादर आखिरकार आपके साथ ये सब क्या हो गया। तो उसका फादर घबराते उसकी तरफ देखता है, उससे कहने लगता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस वो मेरे गले में कुछ अटक गया था ज्यादा खुशी होने के कारण, क्योंकि तुम्हारी शादी जो होने वाली है। लेकिन हमारा एमसी तुरंत उसके हाथों को नोटिस कर लेता है, क्योंकि उसके हाथों में ब्लड लगा हुआ है जो कि उसके खांसने के कारण उसके शरीर से निकला है। और तभी उसके फादर अनाउंस कर देता है कि अब जो मैटर है वो ऑलरेडी सेटल हो चुका है और इमीडिएटली इसके ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा और कोई जाकर इस ऑर्डर को हैंडल करो। ये बात सुनकर वो काफी शॉक हो जाते हैं और इससे कहते हैं कि फादर इतनी जल्दबाजी क्यों है। तभी हमारा एमसी उसको देखकर क्या लगता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ पर एक फिक्स्ड प्लॉट है, लगता है कि जो शैन जोंग गियो है उसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब है, कुछ ठीक नहीं लग रही है, लगता है कि अब हमें तियानवे सेक्टर में कुछ दिन के लिए रुकना ही पड़ेगा। ये बात सुनकर हमारे लिंगलिंग उससे पूछने लगते हैं कि आखिरकार मेरे सेकंड सीनियर ब्रदर कब से काइंड हो गए इतने ज्यादा। तो वो सीरियस चेहरा बनाते हैं, उससे क्या लगता है कि जो शैन क्योंकि उसने मुझे काफी ज्यादा लग्जरियस क्यू गैदरिंग गिफ्ट पैक जो दिया था, एक मैन होने के नाते अपना ग्रेटिट्यूड तो देना ही पड़ेगा उसे। तभी हमें लिंगलिंग और शैंकी को बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है, जो कि कह रही होती है कि मेरे जो डैड है वो वाकई में बहुत ज्यादा अनयांग है, ये वाकई में बहुत ज्यादा रेकलेस है। ये बात सुनकर लिंगलिंग उससे कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम अपने डैड पर गुस्सा मत हो। यहाँ पर वो पाउट मारते हुए काफी क्यूट तरीके से गुस्सा करती है और उससे कहने लगती है कि भले ही मैं अगर किसी से शादी करने वाली हूँ तो वो मैं सिर्फ और सिर्फ तभी करूंगी जब मैं 93 सेट की राजा बन जाऊंगी, आई मीन लीडर बन जाऊंगी। उसके बाद हमारा जो नंबर 1 सेट बन जाएगा पूरा का पूरा वर्ल्ड में, पर उसके बाद हम लोग डुअल आई मीन अपनी कल्टीवेशन की स्पीड को बढ़ा सकता हूँ, नहीं बढ़ा सकती हूँ। अगर मैंने शादी कर ली तो जो मैन है वो मेरी कल्टीवेशन की स्पीड को डाउन करेंगे, बिल्कुल हमारे एमसी की तरह ही सोचती है। ये बात सुनकर लिंगलिंग उससे कहने लगती है कि तुम्हारा जो ख्याल है वो मेरे सेकंड सीनियर ब्रदर से कितने ज्यादा मिलते हैं, लेकिन मानना पड़ेगा तुम्हारी जो फैमिली है वो तुम्हें काफी अच्छी तरीके से ट्रीट करती है। ये बात सुनकर वो उससे कहती है कि ये काफी ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन जो मेरे डैड है वो कभी कभी काफी ज्यादा अनोइंग हो जाते हैं, लेकिन तुम्हें तो पता ही होगा कि यही इसी तरीके से तो फैमिली होती है। मैंने सही कहा ना? ठीक है, बहुत हो गया हमारे ये खेल वगैरह, अब चलो मेरे डैड और जो सीनियर ब्रदर है वो अपनी चीजों को हैंडल करने में लगे होंगे, अब हमें चलना चाहिए। ये बात सुनकर वो काफी सरप्राइज होती थी लेकिन फैमिली की बात सुनकर, क्योंकि भाई साहब इसकी फैमिली के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। तो एमसी उसके लीडर से पूछने लगता है शैंकर के फादर से, हे लिटिल जूनियर सिस्टर ने मुझसे कहा था कि वो शैंकर को बाहर ले जाने वाली है, अब वो यहाँ से जा चुकी है, तो अब सेक्ट मास्टर शैन मुझे आप क्लियरली बता सकते हो कि आखिरकार पॉइंट क्या है, बात क्या करना चाहते हो, क्या डिफिकल्ट इलनेस है तुम्हारी बॉडी में। ये बात सुनकर वो घबराते हैं, उससे क्या लगता है कि मेरा एस्टिमेट सनी लोग किस बारे में बात करने में लगा हुआ है, जो ओल्ड मैन की जो हेल्थ है वो पूरी तरीके से परफेक्ट है, आखिरकार कैसे बीमार पड़ सकता है वो। तो एमसी उससे क्या लगता है कि तुम जब खांसने में लगी हो तो तुम्हारे चेहरे से आई मीन तुम्हारे मुंह से ब्लड निकलने में लगा हुआ था और मैंने क्लियरली उसको देख लिया है, और तुम अपनी बेटी की शादी इतने ज्यादा जल्दबाजी में करने में लगी हो, तो शायद मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है और इसलिए तुम किसी ऐसे बच्चे को अपनी बेटी देना चाहते हो जो काफी ज्यादा ट्रस्ट बढ़ती हो और काफी अच्छा बंदा हो। ये बात सुनकर वो काफी सरप्राइज होती है, उससे क्या लगता है कि मेरा जो सुनील लोल है वो मजाक करने में लगा हुआ होगा ना, तुम बस इस तरीके की गैस करना बंद करो और कुछ भी नहीं। ये बात हमारा एमसी सुनता है तो वो उससे कहने लगता है कि जो मेरा डॉग है वो डेथ और को स्मेल कर सकता है, तो मैं साफ साफ देखकर बता सकता हूँ ये शैन किंग है, मैं उसे बुलाकर उससे पूछ सकता हूँ, आपस में बात कर सकते हैं। ये बात सुनकर डॉग भी कंफ्यूज होते है, उससे कहने लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा करने को फिर से, और तुम मुझे की फंसाने में लगी हो झूठ में। इसका इस तरीके का झूठ सुनने के बाद वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और तुरंत घबराते उससे कहने लगता है कि जो मैटर है वो सिर्फ तुम्हारे और मेरे और हेवन के बीच में रहना चाहिए, कभी भी इस मैटर को रिवील मत करना दूसरे के सामने, क्योंकि ये जो ओल्ड मैन है वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहने वाला है, क्योंकि ये जो इलनेस है वो काफी ज्यादा सीरियस है और इस बीमारी को ठीक करना मेरे लिए काफी ज्यादा कठिन होते जा रहा है। ये पूरी की पूरी जो बीमारी है वो धीरे धीरे
करके मेरे हाथों से मेरे दिल तक पहुंचने में जा रही है और मुझे नहीं पता कि आखिरकार मेरे पास कितना ज्यादा समय बचा हुआ है और कितने दिन समय तक मैं जिंदा रहने वाला हूँ। जिसको देखकर एमसी और शॉक हो जाता है और उससे लगता है कि ये डैम इट, आखिरकार ये क्या चीज है, ये कौन सी बीमारी है। और वो बताता है कि मैंने यहाँ पर कई सारे डॉक्टर्स को दिखा दिया है, कई सारी एलेक्सरी मैजिकल आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन कुछ भी चीज यहाँ पर काम नहीं करने में लगी हुई। यहाँ तक जो तियानवे सेक्ट है जिनके पास बहुत ज्यादा मात्रा में ट्रेजर मौजूद है, लेकिन इतने ट्रेजर होने के बाद भी मैं इसे सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। और पूरा का पूरा जो क्योशी कंटेनेट है शायद इस प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कोई भी ठीक करने वाला इसमें मौजूद नहीं है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि मुझे तो इस बीमारी के बारे में पता भी नहीं है कि आखिरकार ये बीमारी है या कोई पॉइजन है या फिर कोई कर्स। मुझे बस इतना पता है कि ये धीरे धीरे करके मेरी लाइफ फोर्स को खाते जा रहा है और एक दिन ऐसा आएगा जब वो मेरी लाइफ फोर्स पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और मैं निपट लूंगा पहली फुर्सत में। तो एमसी ये बात सुनकर उससे क्या लगता है कि सबसे पहले तो मुझे लगा था कि ये कोई अजीब तरीके की बीमारी होगी, लेकिन मैंने ऐसी चीज कभी भी अपनी लाइफ में पहले भी नहीं देखी है। कैसा रहेगा कि हम लोग इसको रिकॉर्ड कर रिकॉर्ड स्टोन में रिकॉर्ड कर लें, फिर उसके बाद सर्विलेंस इंस्टीट्यूट पर भेज दें, फिर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं वे लोग। ये बात सुनकर वो उससे क्या लगता कि नहीं, इस ओल्ड मैन के पास खुद के कनेक्शंस मौजूद है, लेकिन किसी को भी इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये जो मैटर है वो नेचुरल दुनिया वालों को पता चले। तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर मैं मर जाता हूँ तो जो तियानवे सेट का जो वास्ट इनहेरिटेंस है उसे क्विंग इनहेरिट कर लेगी, लेकिन ये इस वक्त इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो पूरे के पूरे तियानवे सेक्ट को संभाल पाए। और जो दूसरे सेक्ट हैं वो हमारे हॉगमिंग टेरेजरी के वॉल्ट पर अपनी आंख गड़ाए हुए हैं और वो उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर देंगे। और अगर मेरी डेथ की खबर वाकई में बाहर की तरफ फैल जाती है तो वो सभी के सभी लोग मेरे लिए और मेरी शंका के लिए तियानवे सेक्ट पर परेशानी खड़ी करने के लिए आगे आ जाएंगे और हासिल करने के लिए क्या क्या ट्रिक अपनाएंगे मुझे भी नहीं पता इसके बारे में। और मैं नहीं चाहता कि जो मेरी क्विंकिंग है वो इस तरीके से उसे खतरों का सामना करना पड़े। तो इसलिए मैं अपने लिए मेरी शंका के लिए एक ट्रस्टवर्दी और काफी ज्यादा पावरफुल हस्बैंड ढूंढने में लगा हुआ हूँ। ये बात सुनकर एमसी उससे क्या लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ढूंढने में लगे हो। नहीं, आखिरकार हम अभी अभी तुम मिले हैं, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि मैं इतना ट्रस्टवर्दी हूँ और तुम मुझ पर भरोसा कैसे कर सकते हो। तो वो उससे क्या लगता है कि तुमने मेरी क्योंकि की जान बचाई, जिससे साफ साफ पता चलता है कि तुम्हारा जो कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा अच्छा है और तुम बिना किसी परेशानी के मिस्ट्री सेक्ट से वहां पर निकलने में कामयाब रहे, जिससे पता चलता है कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो। मुझे पता चलता है कि मुझे फील होने में लगा हुआ है कि अगर मैं तुम्हें क्योंकि अपनी दे देती हूँ दे देता हूँ क्योंकि को, तो तुम आसानी से उसकी सुरक्षा कर पाओगे। ये बात सुनकर एमसी से काफी सरप्राइज होता है और उससे क्या लगता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था सेक्ट मास्टर, आखिरकार तुम इस तरीके से फ्लैक्स क्यों बजाने में लगी हुए ब्रो। कैसा रहेगा कि अगर मैं तुम्हारी इस बीमारी को ठीक करने में तुम्हारी मदद करूं और इसके इलाज को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूं थैंक यू के तौर पर। तो वो सेक्ट मास्टर उससे कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि इसका कोई भी सोल्यूशन यहाँ पर मौजूद नहीं है। तभी वहां पर पीछे से कोई आता है, उससे कहने लगता है कि सेक्ट मास्टर जी बिल्कुल भी ठीक है, जो हॉगमेड ट्रेजरी का जो वॉल्ट है वो वापस से हॉन्टेड हो चुका है। ये बात सुनकर वो काफी शॉक हो जाता है, उससे क्या लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है। इस बार ये 17 टाइम है जब इस पर हमारे इस मंथ में अटैक हुआ है। जब हमारे एमसी को ये बात पता चलती है वो भी शॉक होती है, उससे क्या लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या कि अगेन वापस से हुआ ये सब। तो पीछे से सेक्ट मास्टर हमारे एमसी को उसमें घसीटते उससे क्या लगता है कि सबसे पहले तो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ मेरे सन इन लॉ उस ओल्ड स्टीवर्ड से। इस बंदे का नाम जांग बो है और ये मेरे साइड में काफी समय से मौजूद है और काफी लॉयल है और डेविटेड है मेरे पूरे सेट के लिए। और जब हमारा एमसी उसे देखता है तो घूर घूर कर धोखे लगता है और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि आखिरकार इसका नाम जांग क्यों है। क्या जो ट्रांसमिग्रेशन जो वर्ल्ड है वो भी मेरे साथ यहाँ पर आ चुका है। जो स्टीवर्ड्स होते हैं सभी के सभी लोगों को फ्यूबू कहा जाता है, लेकिन इस बंदे का नाम जांग क्यों, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है दया। लेकिन तभी वो स्टीवर्ड काफी घबरा जाता है इस तरीके से एमसी जो घूरने में लगा हुआ है इसलिए। और उससे क्या लगता है कि तुम मुझे इस तरीके से क्यों घूर रहे हो भाई। सेक्ट मास्टर जो यहाँ पर जो कुछ डिसिपल्स थे वो मुझे रिपोर्ट करने के लिए आए थे और वो मुझसे कहने में लगे हुए हैं कि जब वो हॉगमेड ट्रेजरी को वॉल्ट को आपके इंस्ट्रक्शन के अनुसार क्लीन करने में लगे हुए थे तभी वहां पर उन्हें फायर गोस्ट का सामना करना पड़ा और वे सभी के सभी लोग पैनिक में वहां से भागने लगे और किसी तरीके से वो अपनी जान को बचाने में कामयाब रहे। तो एमसी इसको देखकर डाउट करता है और क्या लगता है गोस्ट जब हम लोग हॉगमिंग ट्रेजरी के वॉल्ट में गए थे तब तो हमें वहां पर कोई भी गोस्ट नहीं मिला था, तो यही सब क्या चल रहा है यहाँ पे। तो वो स्टूवर्ट हमारे एमसी की तरफ देखते उसकी तरफ ही बात करता है और उससे क्या लगता है कि हाँ एक और बात मैं बताना चाहता हूँ। इससे पहले यहाँ पर कुछ लोग हमारे उस ट्रेजरी वर्ल्ड में घुसने में कामयाब रहे थे और कुछ ऐसे भी गोस्ट दिखे थे जो कि शेडोज में घूमने में लगे हुए थे। शायद ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो हॉगमेड ट्रेजरी की वर्ल्ड को लूटने के लिए आए और तभी वहां पर अजीब तरीके का धुआं भी निकलने में लगा हुआ था हमारी उस ट्रेजरी वर्ल्ड के अंदर से। ये बात सुनकर हमारा एमसी काफी सरप्राइज हो जाता है और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि ये तो मानना पड़ेगा, ये बंदा हमारे बारे में बात करने में लगा हुआ है। तो सेक्ट मास्टर उससे क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार जो इविल स्पिरिट्स है वो कहाँ से आई हुई है सारे की सारी, जो गोस्ट है वो कहाँ से आने में लगे हुए हैं और मेरे इस 93 सेट में परेशानी खड़ी करने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं खुद जाकर देखता हूँ कि क्या चल रहा है वहाँ पे। लेकिन हमारा एमसी उस सेक्ट मास्टर को वहीं पर रुकने कहता है। उससे क्या लगता है कि सेक्ट मास्टर चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका जो सनील है वो आपको यहाँ पर काम करने के लिए आ चुका है, आपकी परेशानी सॉल्व करने के लिए। और वो उस स्टूवर्ट को लेकर वहां से जाने लगता है, जिसको देखकर स्टूवर्ट कंफ्यूज होते हैं। उससे क्या लगता है कि आखिरकार यहाँ पर सनील कब आ गया।
मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता। जहाँ पर हमारा एमसीयू से ले जाते हैं उससे क्या लगता है कम ऑन जांगबो, तुम मुझे बताओ इस इंसिडेंट घोस्ट इंसिडेंट के सारी डिटेल के बारे में, और उसे ले जाने लगता है। जहाँ पर स्टीवर्ड उसे बताने लगता है कि ये जगह पूरी तरीके से काफी ज्यादा शांति भरी थी, लेकिन जो कुछ डिसिपल्स थे उन्हें क्लीन करने के लिए दिया था हॉगमेट ट्रेजरी को कुछ दिन पहले, और कुछ समय पहले वापस जब वो ट्रेजरी को क्लीन करने के लिए गए थे इस मॉर्निंग के टाइम पर, तो उन्हें वहां पर कई सारी कोल्ड डेड बॉडीज मिली थी उसके अंदर, और उसे देखकर पता चलता है कि उनकी बॉडी के पूरे ब्लड को एब्जॉर्ब कर लिया जा चुका था, जो कि कितने ट्रेजेडी वाली बात थी। ये बात सुनकर एमसी शॉक होती है, मन में सोचते हुए क्या लगता है कि ये कोई वैम्पायर का सीन हो रखा है, लेकिन जो कोई वेस्टर्न फैंटेसी सेटिंग तो नहीं है ये। जहाँ पर वो स्टूवर्ड बताते हैं उससे क्या लगता है कि जो सेक्ट मास्टर है उन्होंने हमें ऑर्डर दिया है कि वो पूरे के पूरे हॉगमेट ट्रेजरी वर्ल्ड के गार्ड को स्ट्रेंथ कर दे और ज्यादा पावरफुल बना दे। लेकिन नेक्स्ट डे में जब हमें पता चला वहां पर डेड बॉडीज हमारे डिसिपल की फिर से मिली गई उस ट्रेजर वर्ल्ड के सामने, नहीं सीधे शब्दों में कहा जाए तो उनको स्केलेटन्स मिले थे, क्योंकि उनकी फ्लैश और ब्लड को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया जा चुका था, उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। ये बात जानकर एमसी भी शॉक होते, उससे क्या लगता है कि डैमेज ये तो काफी ज्यादा ब्रूटल है, ये तो वाकई में गोस्ट इंसिडेंट नहीं रहा है अब से। तो स्टूवर्ड घबराते उससे क्या लगता है कि जो सेक्ट मास्टर है वो इस बात को जानकर काफी ज्यादा गुस्से में थे और कसम खाई थी कि वो इसका सच्चाई के बारे में पता लगाएंगे, लेकिन कितना भी इन्वेस्टिगेट करने ले लेकिन उसके बारे में पता नहीं चल रहा है और कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है हमें इसके बारे में। और लेकिन जब से हमारे जो डिसिपल्स है वो एक एक करके गायब होने में लगे हुए हैं और मरने में लगे हुए हैं, और सेम सिम्टम के साथ हर बार, लेकिन इस बार जो सिम्टम्स है वो डिफरेंट थे। लेकिन इस बार कुछ लोगों ने ब्लड खो दिया तो किसी ने फ्लैश, और किसी ने भाई पूरी की पूरी बॉडी ही खो दी, और उनकी जो सोल है उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया जा चुका है। लेकिन जो लास्ट गोस्ट इंसिडेंट हुआ था उसके बाद ट्रेजर वॉल्ट में वहां से कुछ समय से थोड़ी देर के लिए शांति तो बनी रही थी, लेकिन जो सेक्ट मास्टर है उन्होंने फिर भी उस ट्रेजर वॉल्ट की जो सिक्योरिटी उसे टाइट कर दिया था। मुझे उसके शायद उन्हें इस बात का डर हुआ कि वो इंसिडेंट वापस से ना हो, और मुझे भी ऐसा ही लगने में लगा हुआ था कि जो इंसिडेंट है वो पूरी तरीके से खत्म होगा, लेकिन कैसे पता था कि वो गोस्ट इंसिडेंट वापस से आज फिर से हो जाएगा। और जो पुअर सेक्ट मास्टर है वो काफी ज्यादा थक चुके हैं इसको झेल कर, उनकी जो हालत है वो भी खराब होने में लगी हुई है। ये बात सुनकर एमसी मन में सोचते हुए क्या लगता है कि अच्छा जो आखिर का जो शेनक्यू के फादर है वो स्ट्रिक्टली फॉरबिड करते हैं आउटसाइडर को उस ट्रेजर वर्ल्ड में जाने के लिए। अब मुझे समझ में आया क्यों किया ऐसा। तभी स्टूडेंट उससे पूछने लगता है कि लिटिल ब्रदर, मैंने सुना है कि तुम कोई बंदा इस हॉन्गमेन ट्रेजर वर्ल्ड में आज टूट कर चुपके से घुस चुका था, क्या तुम्हें पता कि आखिरकार वो कौन हो सकता है? तो एमसी उससे क्या लगता है कि ओह, उस बंदे के बारे में बात कर रहे हो, दरअसल वो बंदा मैं था जब वो चुपके से उस ट्रेजरी वर्ल्ड में घुसा था। ये बात जानकर वहां पर पूरी तरीके से सन्नाटा छा जाता है और वो बंदा शौक देखकर शौक होते चिल्लाते, उससे लगता है कि तुम मेरे बिल्कुल भी नजदीक मत आना। तो एमसी से शांत करते हैं, उससे लगता है कि तुम्हें किस बात का डर लगा हुआ है, मैं तो बस आज ही तो आया हूँ यहाँ, और उस गोस्ट इंसिडेंट से मैं कैसे रिलेट कर सकता हूँ। तो हमारा एमसी उसके कंधे पर हाथ रखता है, उसे शांत करता है, उससे कहने लगता है ये जरा एक मिनट रुको, मैं अभी अभी यहाँ पर तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी करने के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ ताकि इस इंसिडेंट को सॉल्व कर सकूं। ये बात सुनकर स्टूवर्ट काफी सरप्राइज होता है और उससे क्या लगता है कि वाकई में ऐसी बात है क्या। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही है कि तुम इतनी ज्यादा काइंड क्यों रखे हो, यहाँ पर मदद करने के लिए क्यों आए हो। तो हमारा एमसी उससे क्या लगता है कि मैं वाकई में अपने फादर इन लॉ की परवाह करता हूँ, क्या इसमें कोई गलत बात है क्या, अगर मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ तुमसे। जहाँ पर एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि जो सेक्ट मास्टर की बॉडी के अंदर अजीब सी चीजें होने में लगी हुई है, क्या जो गोस्ट इंसिडेंट है उससे रिलेटेड है। ये बात सुनकर वो उससे क्या लगता है कि तुम किसके बारे में बात करने में लगे हो, और तुम्हें इसके बारे में कैसे पता कि जो सेक्ट मास्टर वो बीमार है। तभी हमारा एमसी उसके तरफ डाउट करते हुए उससे क्या लगता है कि ओह, तो तुम्हें भी इसके बारे में पता हुआ है क्या। और स्टूवर्ट को ये बात पता चलती है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है सुन के, और घबराते घबराते उससे क्या लगता है कि जी हाँ, मैं उसका एक सर्वेंट हूँ जिसके लिए पैट्रिस से मैं पैट्रिस के यहाँ कई सालों से उनको सर्व करने में लगा हूँ, उनकी मदद करने में लगा हुआ, और सिर्फ इस बात को कुछ कॉन्फिडेंट्स ही जानते हैं और मेरे अलावा तो कोई भी नहीं जानता का शायद से। ये बात सुनकर एमसी उससे क्या लगता है कि रियली में अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे इसके बारे में और भी बताओ कि जो पैट्रियट है तुम्हें उसकी बीमारी के बारे में तुम्हें कब पता चला, क्या जो हॉन्गमेन ट्रेजरी को वर्ल्ड को जो हॉन्टेड होना चालू हुआ था उसी समय से चालू हुई है कि बीमारी। ये बात सुनकर वो उससे क्या लगता है कि मुझे लगता है कि जो पैट्रियट को इस बीमारी के बारे में कम से कम आधी साल पहले पता चल चुका होगा, जो उसी नेक्स्ट डे के बाद से जो ट्रेजर वॉल्ट है वो हॉन्टेड होना स्टार्ट हो चुका था, और इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ पैट्रियट और मैं ही जानते हैं। तो मैं भी इसके बारे में पता चलता होगा, लेकिन हाँ इसे सीक्रेट रखना यंग मास्टर, ताकि जो लोगों के अल्टरनेट मोटिव्स है वो उसके सामने कामयाब ना हो सके। तभी एमसी क्या लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि जो ओल्ड पैट्रियट है वो जो भी कहने में लगा हुआ है उसके हिसाब से मुझे पता चलता है कि इसके बारे में उन्होंने कभी भी किसी को भी नहीं बताया। तो आखिरकार इस ओल्ड फू को इसके बारे में पता चला, तो पता कैसे चला स्टूवर्ट को। और तभी वहां पर कुछ डिसिपल को हमें भागते हुए दिखाया जाता है जो कि एमसी की तरफ बढ़ते हुए चिल्लाते हैं, उससे लगता है कि ओल्ड जंग यहाँ पर कुछ गलत हो चुका है, जो ट्रेजरी वॉल्ट है वापस से हॉन्टेड हो चुकी है, जिसे देखकर वो काफी शौक होता है, उसको मुंह फटा फटा रहता है शौक के मारे। तभी हमारा एमसी चिल्लाते हैं, उससे लगता है कि ये दिन का समय है, तो आखिरकार दिन के समय में वो ट्रेजरी वॉल्ट हॉन्टेड कैसे हो सकती है। तो यंग मास्टर की आंखों के नजरों में मैं खुद अपनी आंखों से देखता हूँ कि आखिरकार किस तरीके की ट्रिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ओल्ड जंग, चलो तुम मेरे साथ चलो इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो वो डिसिपल कंफ्यूज होते हैं, उससे पूछने लगता है कि यंग मास्टर आखिरकार ये कहाँ से आ गए। तभी स्टूवर्ट उससे कहने लगता है कि ठीक है बहुत होगी बकवास, तुम पहले पहुंचो, तुम्हें यहाँ से निकल लो तुम सभी के सभी लोग। तो तभी हमें हॉन्गमेन ट्रेजरी वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऑरा काफी खतरनाक निकलने में लगा हुआ है,
और कई सारे डिसिपल जमीन पर पड़े हुए हैं। इसको देखकर वो काफी कपकपाते हुए स्टूवर्ट कहने लगता है कि ये वाकई में काफी ज्यादा बहुत बड़ा क्राइम है। ओ माय गॉड, ये सब क्या हो गया। वहां पर सभी के सभी डिसिपल्स ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। तो हमारा एमसी अंदर जाता है और उसे देखकर क्या लगता है कि आखिरकार ये किस तरह की पंजेंट इसमें लाने में लगी है। तो हमारा एमसी एक अजीब सी चीज पर पैर रखता है जिसको देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। तो स्टीवर्ड उससे डरते डरते उससे कहता है कि जग मास्टर जरा उधर तो देखो, यहाँ पर गोश्त है। क्योंकि वहां गोश्त ने कई सारी डेड बॉडीज को उस पर टकरा अभी टांग दिया होता है हवा में, और उसके बॉडी से खून भी निकलने में लगा हुआ होता है। जिसको देखकर हमारा एमसी कहने लगता है कि आखिरकार ये किस तरीके की गोश्त है। ये तो वाकई में क्लियरली देखने में लगा हुआ है कि ये बंदा गोश्त उधर प्रिटेंड करने में लगा हुआ है। हे, जो भी इस इंसिडेंट के पीछे वो जल्दी से बाहर आ जाओ और मूव करने के बारे में सोचना ही, और तुम अगर यहाँ से भागने के बारे में सोचोगे तो मैं तुम्हें हिट कर दूंगा, समझ में आया। और तभी वहां पर एक अजीब तरीके की एनर्जी रिलीज होने लगती है और वो हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए रेडी होती है। जिसको देखकर स्टीवर्ड डर जाता है। तो एमसी उससे क्या लगता है कि ओह, तो यहाँ पर तुम मुझे डराने के बारे में सोच रहे हो। तो वो घोस्टली इविल एनर्जी हमारे एमसी की तरफ देखते हुए मुस्कुराती है और बिना कोई सोच समझे हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए कूद पड़ती है। जिसको देखकर स्टीवर्ड काफी शॉक हो जाता है। उससे चिल्लाते उससे कहता है यंग मास्टर तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। और वो गोस्ट उस पर अटैक करते उससे चिल्लाते उससे कहने लगता है कि एरोगेंट ब्रेड कहेंगे अब तुम्हें मरने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। लेकिन जो गोस्ट है वो डायरेक्टली इस स्टूवर्ड पर अटैक करने लगता है। स्टूवर्ड इसको देखकर मन में सोचते हुए कहने लगता है ये यंग मास्टर जो तुम्हें धमकाने में लगे हो, जो तुम आकर मुझे क्यों टारगेट कर रहे हो गोस्ट। और तभी वो गोस्ट उस स्टूवर्ड पर अटैक करता है जिससे कि वो स्टूवर्ड मूव नहीं कर पाए और वो गोस्ट मुस्कुराने लगता है जोर जोर से और वो भीख मांगने लगता है स्टूवर्ड उससे अपनी जान की। और उसे धकेलने के बाद हमारे एमसी की तरफ वो गोस्ट बढ़ता है। तो हमारा एमसी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस गोस्ट को वहीं पर अपनी विंड ब्लेड टेक्निक से शूट कर देता है। लेकिन वो गोस्ट बिना किसी परेशानी के उस टेक्निक को डॉज करने में कामयाब रहता है और उससे क्या लगता है कि बस तुम इतना ही कर सकते हो मुझे हराने के लिए। जिसको देखकर एमसी काफी खुश होती है। उससे क्या लगता है कि जो तो परफेक्ट सिचुएशन हो लगी है। अब मुझे भी यहाँ पर एक कुछ स्पेशल इफेक्ट मिल चुके हैं। तो सीधी सी बात है कि अब परफेक्ट सिचुएशन है इससे प्रैक्टिस करने का। और वापस से वो विंड ब्लेड का टेक्निक का इस्तेमाल करता है। लेकिन इसकी पावर अजीब तरीके से होती है। तो वो देखकर गोस्ट काफी सरप्राइज हो जाता है और एक ही अटैक के साथ वो पूरी की पूरी बॉडी वहां से गायब हो जाती है उस गोस्ट की। एमसी उसको देखकर काफी खुश होती है। उससे क्या लगता है कि ये तो वाकई में रियली में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, लेकिन मुझे काफी ज्यादा सेटिस्फाई भी लगने में लगा हुआ है मेरी मैजिक स्किल को देखकर। तभी वहां पर हमें कुछ टेल्स दिखाई जाती हैं और वो उधर से आवाज आती है कि तुम्हारा जो मैजिक है वो वाकई में मानना पड़ेगा इंटरेस्टिंग है। और हमें पता चलता है कि ये तो एक 9 टेल्ड फॉक्स होती है जो कि उससे कहने में लगी है कि तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट्स है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी टेक्निक उन्हीं पे काम करती है, ये जिंदा चीजों को चोट नहीं पहुंचाती है। और जब हमारा एमसी उस 9 टेल्ड फॉक्स को देखता है तो वो काफी तरह से शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ से वो स्टूवर्ड भी काफी शॉक होता है और उससे क्या लगता है कि जो हमारा जो स्टफ था इस 60 मिलियन तक का पहुंच चुका था स्पिरिट स्टोन का, और तुमने पूरी की पूरी चीजों को तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया है। जहां पर वो फॉक्स उससे कहने में लगी होती कि मुझे लगा था कि यहाँ पर कोई पावरफुल बंदा आया होगा, लेकिन तुम तो सिर्फ और सिर्फ एक नंबर के बेवकूफ हो। इस ओल्ड लेडी के पास अभी भी कई सारे काम है करने के लिए, इसलिए मैं आज तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी और जा रही हूँ यहाँ से। और जैसे ही वहां से जाने लगती है तो हमारा एमसी उसके सामने तुरंत आ जाता है। इसको देखकर वो शॉक हो जाती है और घबराती है। उससे क्या लगता है कि आखिरकार एक मॉडल इतना ज्यादा तेज कैसे हो सकता है, और शॉक के मारे उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है। अब कोई बात नहीं, अब तुम मेरे सामने आ चुके हो तो अब जाओ और मरो मेरे अटैक से। और तभी वो अपनी पूंछ से हमारे एमसी गर्दन पर अटैक करती है। तो तुरंत हमारा एमसी उसकी पूंछ पकड़ते हुए उससे क्या लगता है कि जो स्पेशल इफेक्ट है वो तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकते। मैंने सही कहा ना। अगर ऐसी बात है तो क्या होगा अगर फॉक्सेस और डॉग्स को मैं दोनों को एक साथ बढ़िया तरीके से सबक सिखाऊं। तो इसको देखकर फॉक्स और भी शॉक हो जाती है। उससे क्या लगता है कि आखिरकार जो बंदा है वो अचानक से इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। और इस वक्त हमारा एमसी वाकई में बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि जो स्पेशल इफेक्ट काम नहीं करते ना इस बात को लेकर। और वो तुरंत उसकी पूंछ पकड़कर गोल गोल घुमाकर दूर फेंकता है। और उससे क्या लगता है कि तुम जल्दी से अपने घुटनों के बाद मेरे से माफी तो जरा मांगो। लेकिन वो फॉक्स वहां पर बचने में कामयाब रहती है और मन में सोचते हुए लगता है कि डैम इट, इस पर्सन की जो स्ट्रेंथ है वो मेरे मुकाबले में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं इस बंदे से हेड ऑन फाइट नहीं कर सकती, मुझे रिट्रीट करना होगा जल्द से जल्द। जब वो भागने के बारे में सोच ही रही होती तभी हमारा एमसी आता है गोश्त का चेहरा बनाते। उससे लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से भागने में कामयाब रहोगी मुझसे। इसको देखकर वो काफी डर जाती है फॉक्स और चिल्लाते उससे क्या लगती है भगवान गोश्त कहाँ से आ गया यहाँ पे। और एक ही पंच में हमारा एमसी उस फॉक्स को वहीं पर पटक देता है जोर से, जिसको देखकर स्टूवर्ड के पसीने छूट जाते। तभी हमारा एमसी उसे पीटने के बाद उससे क्या लगता है कि तुम अगर वाकई में लुक डाउन करती हो इन मॉर्टल्स पर तो तुम्हें वाकई सबक तो सिखाना बनता है। तुम अभी भी यहाँ पर मुझ जैसे मॉडल पर लुक डाउन कर यहाँ से निकलने में कामयाब रहोगी ऐसा सोचती है। तभी हमारा एमसी उसकी पूंछों को जोर जोर से गिरने लगता है और उससे क्या लगता है कि ओ ये तो 9 टेल्ड फॉक्स है, ये तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहा होगा कल्टीवेट करने के लिए। तो बुढ़ा उससे क्या लगता है कि 9 टेल्ड फॉक्स यहाँ पर क्या कर रही है। तो हमारा एमसी उस फॉक्स को उस स्टूवर्ड को देते हुए उससे क्या लगता है कि जो क्योंकि फॉक्स की ट्राइब है वो 9 टेल्ड है और वो उन्हें कम से कम हर एक 1000 साल लगते हैं एक टेल को कल्टीवेट करने में, और ऑलरेडी इसने 9 टेल्ड कल्ट लिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 9000 ईयर्स की ओल्ड होगी ये बुढ़िया। अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार ये ट्रेजर वर्ल्ड में इतना ज्यादा परेशानी क्यों खड़ी करने में लगी हुई थी बिना किसी ट्रेस के। और आज ये मेरे साथ बम्प हो चुकी है तो मैं इसे कितनी ज्यादा आसानी से पीट दिया। अगर ये मुझे मिलती नहीं तो शायद हमें पता भी नहीं चलता कि गड़बड़ क्या है यहाँ पे। और बुढ़ऊ इसको देखकर काफी शौक होते हैं। उससे क्या लगता है कि आखिरकार तुमने इतनी आसानी से इसे पकड़ा तो पकड़ा कैसे। तो हमारा एमसी उससे क्या लगता है कि बिकॉज मैं काफी ज्यादा पावरफुल जो हूँ। और उससे क्या लगता है कि तुम तो जरूर ट्रांसलेट रिवोल्यूशन
स्टेज के बंदे जरूर होगे। तभी ये फॉक्स जोर जोर से हंसने लगते हैं, उससे लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत स्ट्रांग हो, मानना पड़ेगा तुम पावरफुल तो हो, लेकिन मुझे पकड़ने का तुम्हारा मतलब क्या है शैन किंग? क्योंकि जो शैन गाय है जो कि लीडर है यहाँ सेट का, उन्हें ऑलरेडी मैंने पॉइजन कर लिया है और वो क्वीन के एक सीक्रेट पॉइजन है जिसे क्योर नहीं किया जा सकता। ये बात सुनकर स्टूवर्ट काफी गुस्सा करते, उससे क्या लगता है कि तुम बीस्ट कहेंगे, तेरी हिम्मत कैसे ऐसा करने की? तो फॉक्स उससे क्या लगता है कि जो ओल्ड लेडी है वो ऑलरेडी एक सेलेस्टियल बीइंग बन चुकी है, आई मीन इमोर्टल बनने वाली है। तो आखिरकार कुछ सबॉर्डिनेट को मैंने तुम्हारे खा लिया है अपनी एनर्जी, विटल एनर्जी को वापस से रिप्लेस करने के लिए, तो इसमें गलत बात ही क्या है? यहाँ तक कि जो हॉन्गमैन ट्रेजरी वॉल्ट की जो फॉर्मेशन है वही मुझे कैप्चर करने में नाकामयाब रही थी। जो ओल्ड लेडी है वो उसे एक ऐसा सबक सिखाएगी जो कि पता चलेगा कि आखिरकार मौत से भी बदतर क्या चीज होती है। ये बात सुनकर एमसी मुस्कुराते उसकी तरफ देखता है, उससे क्या लगता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम भी तुम्हें बिल्कुल ऐसा ही मजा चखाएंगे जिस जो कि तुम्हारी मौत से भी बदतर चीज होती है, और भले ही इसका कोई एटीट्यूड हो या ना हो, लेकिन मैं तुम्हें टॉर्चर जरूर कर दूंगा जब तक तुम गिव अप नहीं कर दोगी। मैंने बिल्कुल सही कहा ना ओल्ड जंग? तभी वो बुढ़ऊ उससे क्या लगता है कि जंग मास्टर बिल्कुल सही कहने में लगे हुए हैं, मैं इस बीस्ट को जाकर टॉर्चर हॉल में जाकर बंद कर देता हूँ और उसके बाद इसे टॉर्चर करूंगा इतना कि ये एटीट्यूड हैंड ओवर कर, और मैं चाहता हूँ कि आप इस मैटर को बिल्कुल भी मत फैलाना किसी के सामने। ये बात सुनकर एमसी उससे लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, इस मैटर को तुम्हारे और मेरे बीच में होगा, पता रहेंगे आखिरकार हमारे बीच में तो हुआ ये मैटर। अभी हमारा एमसीयू से जब वो ओल्ड फॉक्स को ले जाती है वो देखता है तो उसे कुछ डाउट होता है और क्या लगता है कि 9000 ईयर ओल्ड की जो फॉक्स है उसे जिस स्टूवर्ट जांग के द्वारा इतनी आसानी से ले जाया जा रहा है, इससे पता चलता है कि जो ओल्ड जांग है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ। तभी हमारे एमसी के पीछे से एक अजीब तरीके की इविल एनर्जी फिर से निकलने लगती है, जहाँ पर हमारा एमसी मुद्दा नोटिस करते हैं, उससे क्या लगता है कि जो व्हाइट फॉक्स है, मैंने तुम्हारे जो रेड फॉक्सेस हेयर है कुछ निकाल लिए, और ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है अब मेरे लिए, क्योंकि इसने कुछ बाल तोड़ ली होती है उस फॉक्स के। उसके बाद हमारा एमसी लिंगलिंग के पास पहुंचकर उससे कहने लगता है कि ओह तो गाइस तुम लोग यहाँ पर, जिसको देखकर लिंगलिंग कहने लगता है कि वो सीनियर ब्रदर आप यहाँ पर आ गए। तो एमसी सीधा शैंक्यू के पास चला जाता है और उससे कहने लगता है कि मुझे तुम्हें कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बतानी है तुम्हारे, और मुझे पता है कि तुम इसे एक्सेप्ट करने में पूरी तरीके से अनेबल हो, सीधी सीधी बात मैं ये बात तुम पर रखता हूँ। तो वो सुनकर काफी सरप्राइज हो जाती है और उससे कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर तुम्हें जो भी कहना है तुम डायरेक्टली कह दो, लेकिन हमारा एमसी सीधे इसके मुंह पर कह देता है कि तुम्हारे डैड तो निकल लिए पहले ही फुसरता बेटा, जिसको देखकर वो काफी तो सरप्राइज हो जाती है और डर जाती है और रोना चालू कर देती है। लेकिन एमसी उससे कहने लगता है और सारी की सारी सिचुएशन बता देता है कि कैसे कैसे वो बीमार है। तो लिंगलिंग उससे कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर आपको इस तरीके से बकवास करना बंद कर देना चाहिए, जो शैन जुंग जो है वो ऑलरेडी पूरी तरीके से फाइन है। और तभी वो रोना चालू कर देती है शैन को और उससे कहने लगती है कि फादर एक्चुअली में इतनी ज्यादा उनकी हालत खराब थी, अब मुझे समझ में आया कि जो हॉगमैन ट्रेजरी वॉल्ट है उसकी जो सिक्योरिटी है वो इतनी ज्यादा क्यों बढ़ा दी जा चुकी है, और जो इतनी ज्यादा जल्दबाजी क्यों मचा रखी है मेरी शादी के पीछे उन्होंने, और वो सभी की सारी चीजें हैं जो अफेयर्स हैं वो अरेंज करने में लगे थे ताकि वो उनके जाने के बाद मुझे परेशानी ना उठानी पड़े। नहीं, मैं उसे और ज्यादा नहीं झेल सकती, मैं अपने सीधे फादर से जाकर इसी क्लियरिफिकेशन के बारे में बात करती हूँ। और वो वहां से चली जाती है, जिसको देखकर लिंगलिंग भी सरप्राइज हो जाती है, और जब उसे रोकने की कोशिश करती है तो एमसी उससे क्या लगता है कि तुम उन्हें जाने दो, उन्हें अच्छी तरीके से बात करने दो, हमारे पास और भी बड़ी बड़ी चीजें हैं बात करने के लिए, आई मीन काम निपटाने के लिए। तभी हमारा एमसी वापस से हॉन्गमिंग ट्रेजरी वॉल्ट में पहुंच जाता है अपने कुत्ते और लिंगलिंग को लेकर, जहां पर हमारा एमसी काफी ज्यादा सीरियस आई मीन मजाक की हालत में करता है। उससे क्या लगता है कि इस हॉन्गमिंग पूरी की पूरी हॉन्गमिंग ट्रेजरी वॉल्ट में एक हिडन टाइप की फॉर्मेशन है, लेकिन तुम्हें तो पता ही होगा कि जो तुम्हारा जो ब्रदर है उसके पास एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन मुझे अगर इस फॉर्मेशन को तोड़ना है तो मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। ये बात सुनकर वो दोनों के दोनों ये बात समझ जाते हैं, अच्छा तो इसलिए तुम यहाँ पर हमें लेकर आए हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद नहीं है, क्योंकि इससे तुम फॉर्मेशन नहीं तोड़ पाओगे। ये बात सुनकर डॉगी भी भौंकाता है और उससे कहने लगता है कि लेकिन अब आखिरकार तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी गई ना। ये बात सुनकर एमसी गुस्सा आती है और वो एक पंच मारने वाला होता है, लेकिन उससे क्या लगता है जल्दी से तू काम पर लग रहा नहीं लग रहा डॉगी कहीं के, बकवास करना बंद नहीं किया ना, इस फॉर्मेशन को जल्द से जल्द नहीं तोड़ा तो लिंगलिंग और मैं तुम्हारी ऐसी हालत करेंगे तुम जिंदगी भर याद रखोगे, क्योंकि जो लिंगलिंग है वो ऑलरेडी स्पिरिचुअल पावर को सर्कुलेशन को स्टेबलाइज करने में मेरी मदद करने में लगी हुई, तो इसे स्टार्ट करो तोड़ने। लेकिन पता चलता है कि वहां पर डॉगी ही नहीं बल्कि मैं लिंगलिंग भी उसकी मजे लेती है और उससे कहने लगती है कि ओहो तो सेकंड सीनियर ब्रदर यहाँ पर फेवर पूछ रहे हो हमसे। तो डॉगी कहता है अच्छा तो तुम यहाँ पर अगर इसे तोड़ना चाहते हो तो खुद जाकर तोड़ लो ना, इतना जबरदस्ती को दिखा रहे हो हम पर। ये बात सुनकर उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता और कहने लगता है कि ठीक है बताओ मुझे तुमसे क्या चाहिए तुम्हें मुझसे। तो लिंगलिंग उससे कहने लगती है कि तुम मुझे इतना पीटो कि मेरी जो फाउंडेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ जाए और मेरी कल्टीवेशन ग्रो हो जाए। लेकिन कुत्ता उससे कहने लगता है कि तुम मुझे कभी फ्यूचर में माउंट की तरह इस्तेमाल मत करना। इस बात से हमारा एमसी तुरंत एग्री हो जाता है, लेकिन हमारी लिंगलिंग तो और साड़ी निकलती है और उससे कहने लगती है आई मीन रिकॉर्ड करती है और उससे कहने लगता है अगर तुम सक्सेस नहीं होते हो तो वो तुरंत चिल्लाते हैं। उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं कभी भी अपने फ्यूचर में कल्टीवेट नहीं करूंगा और ना ही कभी मैं शादी करूंगा और हमेशा पूरी की पूरी जिंदगी भर एक इंच बनकर रह जाऊंगा। और ये चीज रिकॉर्ड करने के बाद वो अपनी स्पेस में वापस से रख लेती है और काफी खुश होती है और कहने लगते हैं कि जो 8 सीनियर ब्रदर है उसका जो वेलकम गिफ्ट था वो वाकई में यूजफुल है, मानना पड़ेगा। और डॉगी भी वहां पर रेडी हो जाता है तोड़ने के लिए
और अपने हाथों में अपने पाँव में स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठी करता है और सारी की सारी इकट्ठी करने के बाद वहां पर एक फॉर्मेशन बना देता है जिससे कि उसकी एनर्जी बढ़ने लगती है और वो रिलीज करने लगता है उसको। हमारा एमसी उसको देखकर कहने लगता है कि जो डॉग की कल्टीवेशन है वो वाकई में डिफरेंट लेवल पर है। तभी वहां पर एक गोस्ट स्पिरिट बाहर निकलती है, उससे कहने लगती है कि तुम बोल्ड पीसेंट कहेंगे, तेरी हिम्मत कैसी हुई इस चीट को परेशान करने की। तो हमारा एमसी जब उसे देखता है तो उससे कहने लगता है कि ओह, तो जिस बच्चा था वो इस जो चीज है, जो अजीब सी चीज दिखने वाली, वो इस फॉर्मेशन में चुप कर बैठी हुई थी। अब समझ में आया कि इसे क्यों नहीं ढूंढ पा रहा था मैं। तभी जो गोश्त से दिखने वाली चीज उससे कहने लगते कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मैं अभी मार देता हूँ। और वो आसपास पूरे के पूरे ग्रीन कलर का स्मोक को रिलीज कर देता है, जिसको देखकर डॉगी सरप्राइज होता है और कहने लगता है कि शिट, मैं यहाँ से बाहर जाने वाला हूँ, ये स्मोक तो काफी ज्यादा पॉइजनस है। तो हमारा एमसी अपनी विनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है ताकि आसपास के पूरे पॉइजन गैस के जहरीली गैस को दूर भगा सके। और इसे भगाने के बाद उससे कहने लगता है कि तुम बस इतना ही कर सकते हो। भले ही जो विंड ब्लेड्स हैं वो किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते लिविंग चीजों को, लेकिन स्मोक को दूर भगाने के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। जिसको देखकर लिंगलिंग मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ओ, तो सेकंड सीनियर ब्रदर का जो नया अटैक था वो लिविंग चीजों पर, जिंदा चीजों पर अटैक नहीं कर सकते। लेकिन घोस्ट इसको देखकर काफी इंटरेस्टिंग महसूस करता है और काफी एक्साइटमेंट से भर जाता है और वापस से अटैक करते उससे कहने लगता है कि अब तुम बचकर दिखाओ। तो लिंगलिंग उससे कहने लगता है कि सेकंड सीनियर ब्रदर, अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वो डॉगी और लिंगलिंग को पकड़कर हमारा एमसी जाने लगता है और उससे कहने लगता है कि मुझे भी इसके बारे में नहीं पता, शायद ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो सब्सटेंस है वो किसी तरह की कोई स्प्रिट बन चुकी है। जहाँ पर वो घोस्ट उस पर अटैक करते हैं उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर बकवास करने में लगे हो, जो चीट है वो एक स्प्रिट वेपन है और तुम मुझे इस लो लेवल के फेरी से बिल्कुल भी कंपेयर ना करो, ठीक है। जिस बात को सुनने के बाद डॉगी उससे कहने लगता है कि जो स्प्रिट वेपन्स होते हैं वो ऑफ्टन में उनकी सेल्फ अवेयरनेस होती है जब वो वेपन्स के अंदर बॉन्ड होते हैं, क्योंकि वो सन एसेंस को और मून ग्लो को ऑब्जर्व कर काफी पावरफुल बनते जाते हैं धीरे धीरे करके। फिर उनकी एक खुद ही कॉन्शियसनेस पैदा हो जाती है जिससे कि उन्हें कल्टीवेशन रूल करने में मदद मिलती है और उनके कल्टीवेट करने के खुद के रूल्स भी हैं। लेकिन वो काफी ज्यादा जेंटल होते हैं और हार्मलेस होते हैं। लेकिन इस चीज को देखकर लगता नहीं कि ऐसी कोई बात है। तो वो गोश्त चिल्लाते हैं, उससे क्या लगता है कि अपनी बकवास बंद कर दो, मैंने अभी तक कभी भी आज तक अपनी लाइफ में बोलते हुए कुत्ते को नहीं देखा। ये बात सुनकर एमसी उससे क्या लगता है कि ये इतना बुरा भी नहीं था, क्या तुम्हारे पास और ज्यादा बैटरी लाइफ नहीं बची हुई है, क्या तुम मुझ पर अटैक करने से रुक चुके हो। ये बात सुनकर उस गोश्त को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो स्माइल मारते उन पर एक एक करके लेजर बीम छोड़ने लगता है, जैसे कि वो सारे के सारे लेजर बीम उनको टच होने लगते हैं। इसको देखकर एमसी भी शॉक हो जाता है और लिंग को वो अपनी बीम में फंसा लेता है और चिल्लाते उससे लगता है कि तुम तो एक नंबर के बेवकूफ हो, ये जो सीट है वो हमेशा से तुम्हारे लिए एक जाल बचाकर रखने के लिए बैठा हुआ था और तुम्हें क्या लगा था कि मैं इतने समय से रियल अटैक कर रहा था। और जब हमारा एमसी से नहीं तोड़ पाता उसकी फॉर्मेशन को तो क्या लगता है कि डैम इट, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा मजबूत। जहाँ पर वो गोश्त आगे बढ़ते उससे क्या लगता है कि इस लिटिल गर्ल की जो स्पिरिचुअल पावर है वो वाकई में बहुत ज्यादा कमजोर है और इसके अत्ते की स्पिरिचुअल पावर थोड़ी बहुत तो हाँ काफी है खाने लायक। और मैं काफी समय से हॉन्गमी ट्रेजर वोल्ट के एक खजाने को खाते हुए आने में लगा हूँ, लेकिन कभी भी मैंने इतनी देर प्योर और स्पिरिचुअल पावर को आज तक नहीं खाया है काफी समय से। लेकिन जब वो हमारे एमसी की बॉडी को टैक करता है तो पता चलता है उसके अंदर कोई भी स्पिरिचुअल पावर मौजूद ही नहीं होती। इसको देखकर वो और भी शॉक हो जाता है। हमारे एमसी की वैसी पहले से बहुत ज्यादा सटकी होती है और गुस्से में आकर वो उस कुत्ते वाली बीम को घुमाने लगता है जोर जोर से, और वो इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि इसके पास कोई भी स्पिरिचुअल पावर नहीं होती और जोर जोर से घुमाते उससे लगता है कि इससे तुम्हारा कुछ भी लेने देना नहीं है, जिससे कि लिंग भी काफी परेशान हो जाती है। चिल्लाते इससे कहने लगती है कि तुम वहीं पर रुक जा, और गोश्त भी काफी शौक हो जाता है। गोल गोल रानी कितने कितना पानी खेल खेल कर इसके मुंह से भाई उल्टे निकल पड़ती है। तभी हमारा एमसी उसे घुमा घुमा कर बहुत ज्यादा दूर फेंक देता है और इस मौके का फायदा उठाते हुए वो गोश्त उसके पास जो स्वॉर्ड होती है उसे एब्जॉर्ब करने लगता है और उसका इस्तेमाल कर तुरंत एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन बना लेता है ताकि वो उस पर अटैक कर सके। ये देखकर हमारा एमसी भी हार नहीं मानता और वो भी अपनी विंड ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल करता है। तो डॉगी उसे बताने लगता है कि जब तक इसका जो नेटल वेपन है हम उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर देते, जो स्पीड वेपन है हम उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मैं वाकई में बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करने में लगा हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी स्पेशल पावर नहीं बची हुई है। तो लिंगले भी कह लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर इतने ज्यादा ट्रेजर्स मौजूद है लेकिन मुझे वाकई में नहीं पता कि आखिरकार इसकी जो रियल बॉडी है वो आखिरकार है कहाँ। ये गोश्त उससे कह लगता है कि जो सीट है वो बॉर्न हुआ था स्पॉन्टेनियसली, वो भी स्पिरिचुअल एनर्जी से हेवन एंड अर्थ की, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नेतल वेपन जैसा कुछ भी नहीं है। ये बात सुनकर हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सील कर सकता हूँ, लेकिन वो गोश्त उसे डॉज करने में कामयाब रहता है और कहने लगता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, तुम वाकई में ऐसा लगता है कि तुम इस सीट को सील कर सकते हो, तुम इसके बारे में सोचना भी मत, तुम तो मेरी बॉडी के क्लोज भी नहीं आ सकते, खासकर तुम जो कि एक मॉर्टल है जिसके पास बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद नहीं है। जिस बात को सुनकर भाई ये बात तो हमारे एमसी के दिल पर लग जाती है और उससे लगता है कि अच्छी बात है, एक और स्टूपिड बेवकूफ बंदा आ चुका है जो कि मुझसे पिटना चाहता है। और वो तुरंत अपनी लिटिल सिस्टर लिंगलिंग को हाथ को पकड़ और पकड़ने के बाद उससे कहने लगता है कि जल्दी से यहाँ पर आओ लिंगलिंग, अब तुम यहाँ पर मेरे साथ 3D में पिनबॉल खेलना चाहोगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी अभी इस स्पिरिट ने तुम्हारी पूरी की पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था, लेकिन अगर वो कोई एनर्जी को अपना बनाना चाहता है और पहुंचाना चाहता है तो उसके लिए थोड़ा सा समय लगता है। तो थियोरेटिकली देखा जाए तो जो पार्ट स्पिरिचुअल एनर्जी इसके बॉडी के अंदर मौजूद है वो अभी भी तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम उसे कंट्रोल कर सकती हो। ये बात सुनकर लिंगलिंग भी काफी सरप्राइज हो जाती है और कंफ्यूज होती है। तो एमसी उससे क्या लगता है कि तो मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम उस स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल करो और उसको ऑपरेशन को और उसके बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद उस स्पिरिट को खुद उस स्पिरिट को यहाँ पर कंट्रोल करने के बाद
यहाँ पर लेकर आओ। लेकिन घबराते हैं, उससे कहने लगते कि लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ज्यादा स्पेशल एनर्जी मौजूद ही नहीं है सीनियर ब्रदर। तो हमारा एमसीयू से शांत कराता है उससे और कहने लगता है कि एग्जैक्टली इसलिए तो मैं तुमसे कहने में लगा हूँ क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ थोड़ी मात्रा में बची हुई है। अगर तुमने ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को खो दिया होता, आई मीन नहीं खोया हुआ था इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी बची हुई है कि तुम रेजोनेट कर सको अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से। तुम्हें तो पता ही हो कि तुम मेरी सीनियर जूनियर सिस्टर हो शूज याओंग की, सबसे ज्यादा मोस्ट प्राउड डिसिपल हो हमारे एनलाइटमेंट वैली की। तुम ऐसा कर सकती हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम मेरी मदद कर सकती हो इस स्पिरिट को सबमिट करने के लिए और यही तुम्हारी ड्यूटी है। इतना भरोसा देखने के बाद ये भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और अब वो उसकी बात मानने के लिए तैयार है और उसको कॉन्सेंट्रेट करना चालू कर देती है और इससे कहते हैं कि मैं शी लिंगलिंग यहाँ पर और ज्यादा नहीं डरने वाली, मैं बिल्कुल सेम नहीं हूँ पहले की तरह, मैं डेफिनेटली आपकी मदद कर सकती हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इस बैटल को आपके अनुसार गाइड करूंगी। यहाँ पर वो गोस्ट मेरे डाउ स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाकर रखा हुआ और लिंगलिंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए एक्टिवेट कर देती है और तभी सारी की सारी जेरी स्वॉर्ड उसकी तरफ आती है तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसको देखकर वो गोस्ट भी काफी कंफ्यूज और शॉक होता है क्योंकि वो अपनी बॉडी का कंट्रोल पूरी तरीके से खो देता है और समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब क्या चलने में लगा हुआ है उसके साथ, और सभी की सभी स्वॉर्ड की डायरेक्शन भी पूरी तरीके से बदल जाती है। तो एमसी इसको देखकर खुश होते हैं, उससे क्या लगता है कि तुमने फाइनली कर दिया है, अब उस स्पिरिट को मेरी तरफ लेकर आओ फटाफट से। तभी लिंगलिंग वापस से कंसंट्रेट करना चालू कर देती है और इस तरीके की बिहेवियर को देखने के बाद वो गोस्ट भी शॉक होती है, उससे क्या लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, मैं तुम्हें कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप से। फाइनली हमारे एमसी को एक मौका मिल जाता है, वो गोस्ट हमारे एमसी की तरफ बढ़ पड़ता है और उससे क्या लगता है कि फाइनली फाइनली तुमने यहाँ पर अपना दम दिखाई दिया ना, अब तुम मुझसे दूर भागकर कहाँ जाओगे बेटे। और हमारा एमसी उस गोस्ट के साथ पिन बॉल खेलना चालू कर देता है, जिसको देखकर वो काफी शॉक होती है, उससे कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर इसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो ज्यादा स्टेबल नहीं है और ये आउट ऑफ कंट्रोल होने में लगी हुई है। तो एमसी उससे कहने लगता है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुम बस इसे फ्लाई करते रहो मेरी तरफ, जितना ज्यादा चायोटेक होगी उतना ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। और वे इस गोस्ट पे किक मारकर उसके साथ खेलना चालू कर देता है और बैक टू बैक किक मारता है, बैक टू बैक गोल होते हैं और बैक टू बैक उस गोस्ट की बैंड बजती है। इतना मार खाने के बाद उस गोस्ट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब ये बात इसकी इज्जत पे आ चुकी है तो कहने लगता है कि मैंने कभी भी अपनी पूरी जिंदगी में इतनी ह्यूमिलियस नहीं झेली है, जब मैं यहाँ के सारे ट्रेजर को कंज्यूम कर लूंगा तब मैं तुम्हें मार दूंगा। तो हमारा एमसी भी अपनी स्टिक लेकर उसके पास आकर उससे कहने लगता है कि अब तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं मिलेगा, तुम ऑलरेडी काफी लेट हो चुके हो, और उस स्टिक को उस गोस्ट में डाल देता है जिससे कि उसे एक मौका मिल जाता है और वो उस स्टिक के अंदर जाना चालू कर देता है। और उससे क्या लगता है कि तुम मॉडल कहीं के ये जो वेपन है जो कि एक मॉडल के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिससे वो वेपन बने होते हैं, वो उसके अंदर कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं मौजूद होती, तो तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम मुझे चोट पहुंचाने में कामयाब रहोगे। ये बात सुनकर हमारा एमसी उससे क्या लगता है कि किसने कहा कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता था। तभी वहां पर एक फॉर्मेशन दिखाई जाती है जो कि चारों तरफ से एक्टिवेट हो जाती है, इसको देखकर गोस्ट भी शॉक हो जाता है और कंफ्यूज होते हैं, उससे क्या लगता है कि अबे तेरी ये तो तुमने कब किया। तो एमसी समझाते हैं उससे क्या लगता है कि तुम्हें वाकई में ऐसा लगा था कि मैं तुम रैंडमली हिट करने में लगा हुआ था, क्योंकि जो ट्रेजेक्टरी मैंने अपने पंचेस की बनाई थी उससे एक फॉर्मेशन बन गई तुम्हें सील करने की एक स्पिरिट को। और बात करें स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में तो वो तो तुम्हारे बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है। ऑफकोर्स सी बात है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी के ट्रेसेस मौजूद है और इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए काफी होंगे। और चुटकी बजाकर इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने का ऑर्डर देता है अपनी जूनियर सिस्टर को, जहाँ पर लिंगलिंग वहीं पर उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए मंत्र पढ़ना चालू कर देती है और सील करने के लिए एक्टिवेट कर देती है उसे। जब ये बात इस गोश्त को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा शॉक होते चिल्लाते, उससे क्या लगता है कि नहीं मुझे इसके अंदर नहीं जाना प्लीज। और फाइनली बिना किसी परेशानी के उसे इसके अंदर कैद कर दिया जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मुझे निकालो यहाँ से निकालो यहाँ से, लेकिन हमारा एमसी से नहीं निकालता और फाइनली लिंगलिंग की एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। यहाँ पर वो इस पर जोर से चिल्लाते हैं हमारे एमसी से, कहने लगता है कि तुम्हें कभी भी तेरी हिम्मत कैसी मेरे साथ ऐसा करने की। तो एमसी कहने लगता है कि तुम्हें कभी भी मॉडल को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, तो बेवकूफ कहीं के। तो इस पर उससे कहने लगता है कि तुम इसके अंडर जल्दी से मुझे रिलीज कर दो वरना एक बार मैं बाहर आ जाऊंगा ना तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला उसके बाद। तो हमारा एमसी उस डंडे को जोर जोर से घुमाते हैं, उससे कहने लगता है कि अगर तुम्हारे एक बाप की औलाद है तो अगर वाकई में ऐसा कर सकता है तो जल्दी से बाहर आ जा, मुझसे भीख क्यों मांगने में लगा हो कि मैं तुझे बाहर निकाल दूं। तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा स्टमर्न है, मारना पड़ेगा आखिरकार क्या ही बात है। अब तो तुम मेरा एक हॉट वेपन बन चुके हो, ऑब्वियसली मेरी बात मानो। जिसको देखकर वो क्या लगता है कि मैं तुझे मार दूंगा मैं तुझे मार दूंगा। इतनी जोर जोर से घुमाने के कारण इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता और क्या लगता है कि एक दिन मैं तुझे जरूर मार दूंगा। लेकिन थोड़ी देर बाद वो काफी घूमने के बाद परेशान होने के बाद जब हमारे एमसी की बॉडी को एनालाइज करता है तो वो देखता है कि इसकी बॉडी में तो पूरा का पूरा यूनिवर्स बसा हुआ है, भाई कहीं गॉड वगैरह है क्या ये। और उसको देखकर शौक होते है, उससे क्या लगता है कि ये मॉडल एक्चुअली में इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी मौजूद है इसके अंदर। और जैसे ही बात इसे पता चलती है तो वो तुरंत हमारे एमसी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और उससे क्या लगता है कि हे बच्चे मैंने अपना माइंड बदल लिया है, मैं तुम्हारा आज से बैम्बू स्टिक स्पिरिट बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे अच्छी तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा और जितना ज्यादा हो सके मेरे लिए ट्रेजर ढूंढ कर लेकर आना होगा बीस्ट, ताकि तुम
तुम मुझे खिला सको। ये बात सुनकर वो पूछता है हमारा एमसी लेकिन ऐसा क्यों मान गए भाई तुम इतनी जल्दी। तो वो स्प्रिट उससे कहने लगती है कि मैं खाना खाकर आई, मैं जितना ज्यादा खाऊंगा उतना ज्यादा ग्रो होता जाऊंगा और जितना ज्यादा तुम मुझे खिलाओगे उतना ज्यादा पावरफुल बनता जाऊंगा और तुम्हारा जो वेपन है, स्पिरिचुअल वेपन है, वो और भी पावरफुल बन जाएगा, तो तुम्हारी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। ये हम दोनों के लिए विन विन सिचुएशन नहीं हो जाएगी। तो ये बात सुनकर एमसी उससे कहने लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि मैं भी अब तुम्हारा इस्तेमाल कर कुछ स्पेशल इफेक्ट रिलीज कर सकता हूँ, लॉन्ग रेंज की अटैक कर सकता हूँ और वो लिविंग चीजों पर ही काम करेंगे क्या। ये बात सुनकर स्पिरिट शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम किस तरीके की स्पेशल इफेक्ट की बात करने में लगे हो और रेंज अटैक की बात कर रहे हो, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर कुछ भी, लेकिन कम से कम तुम्हारे जो विंड ब्लेड से तो बेटर ही आएगा मेरे अटैक। ये बात सुनकर एमसी खुश होते हुए उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम कुछ कम से कम कुछ काम तो आए, चलो मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा, वैसे भी मैं तुम्हें जलाने वाला था। ये बात सुनकर लिंगलिंग उससे कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर, क्या तुमने अभी अभी उस स्पिरिट को मारने नहीं वाले क्या? तुमने पता नहीं है कि इसने कितने ज्यादा हॉगमेंट ट्रेजर वॉल्ट में लोगों को मारा है। ये बात सुनकर वो स्पिरिट से बताने लगते हैं, उससे कहने लगता है कि मैंने कभी भी किसी भी जिंदा बंदे को नहीं मारा है, मैं हेवन एंड अर्थ की कसम खाकर बोलता हूँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेजर वॉल्ट के ट्रेजर को ही खाया है, मैं कभी जिंदा लोगों को नहीं खाता। ये बात सुनकर वो कंफ्यूज हो जाती है लिंगलिंग और उससे कहने लगती है कि ऐसी बात है तो जो लोग यहाँ पर इतना हॉरिबली मारे गए थे वो तुमने नहीं मारा उन्हें। ये बात सुनकर स्पिरिट से कहने लगते कि मैं इस तरीके से तुम्हारे हाथों में कह दूं तो तुम बता मैं तुमसे झूठ क्यों बोलने वाला। और तो और मैं बस यहाँ पर ट्रेजर वॉल्ट में ट्रेजर खाना चाहता था, तुम ऐसा मुझसे कैसा कह सकते हो? अगर मैं लोगों को खाता तो मैं वाकई में तुम्हें लगता है कि सिर्फ मैं तो सिर्फ खाता भी तो उनकी स्पेशल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता, बिल्कुल उस डॉग की तरह, और मैं कभी भी इतनी ज्यादा परेशानी खड़ी नहीं करता किसी के लिए। ये बात सुनकर एमसी उससे लगता है कि तुम्हारी बात में दम तो है, तुम जिंदा लोगों को बिल्कुल भी नहीं खाते हो और वैसे भी इन्वेस्टिगेट करना हमारे लिए ज्यादा डिफिकल्टी होने वाला। अगर ऐसी बात है तो तुम मेरी मदद करो यहाँ पर। नहीं, मैं उस फॉक्स को ढूंढूंगा और फॉक्स से सबको सच्चाई सच्चाई निकलवा लूंगा। तो स्पिरिट उससे कहने लगते कि तुम मेरी बात ध्यान सुनो बच्चे, आज से और अभी से मैं तुम्हारे साथ हैंग आउट करने वाला हूँ, तो तुम मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लो और तुम मुझे एक नाम दे दो। तुम मुझे स्पिरिट स्पिरिट कहकर बुला रहे हो जो बिल्कुल भी सही नहीं है। ये बात सुनकर एमसी कंफ्यूज होते उससे लगता है कि वाह, मुझे तुम्हें अभी भी नाम देने की जरूरत है। खैर अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मैं लैंग कहकर बुलाऊंगा। ये बात सुनकर वो क्या लगता है कि अच्छी बात है, अच्छी बात है, तुमने मुझे बहुत अच्छा नाम दिया है, ये रिप्रेजेंट करता है मेरी कोल्ड और रूथलेस स्टाइल को। इसका मतलब ये हुआ कि मैं किसी फैंटम की तरह पावरफुल और मिस्टीरियस। इसको देखकर हमारा एमसी उसे वापस से पॉकेट में रखते उससे लगता है कि तुम्हें तो सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे बस ऐसे ही कोल्ड रैबिट खाने का मन हो चुका था, इसलिए मैंने तुम्हें ये नाम दे दिया है। और फिर उसके बाद हमारा एमसी उस डॉगी को उठाता है और लिंगलिंग को अपने साथ चलने के लिए कहने लगता है कि अब ने मैटर को सॉल्व कर लिया है, अब हमें शहर सॉन्ग जो के पास जाना चाहिए, देखते हैं कि रिकवर हुआ नहीं हुआ है। लेकिन हमारे लिंगलिंग की हालत तो बहुत ज्यादा वैसे ही खराब हो चुकी होती क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी स्पिरिचुअल और मौजूद एनर्जी मौजूद नहीं होती। लेकिन तभी उसके बाद उसकी बॉडी में अजीब तरीके से कुछ होने लगता है, उसकी पावर लेवल बढ़ने लगती है, जिसको देखकर वो शॉक हो जाते हैं। उससे लगता है कि ये पावर तो मुझे ऐसा लगने में लगा हुआ है कि मेरी जो पूरी की पूरी जो बॉडी है वो काफी तो हॉट हो रही है और मुझे काफी ज्यादा लाइट भी महसूस होने में लगा हुआ है। इसको देखकर एमसी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, जहाँ पर वो स्पिरिट उसे बताने लगती है और कहने लगती है ये जो गर्ल है वो एक्चुअली में इसने एनलाइटमेंट को अटेंड कर लिया, मेरे साथ फाइट करने के लिए सक्सेसफुली एडवांस कर चुकी है फाउंडेशन स्टेबलिज्मेंट स्टेज पर। इसका जो फ्यूचर है वो वाकई में बहुत ज्यादा ब्राइट है। ये सुनकर एमसी गुस्सा आते हुए उससे कहते कि वापस से मैं वाकई में कुछ भी नहीं कहने वाला, आखिरकार मैंने भी तो तुमसे फाइट की थी, मैं क्यों लेवल अप हुआ तुम मुझे ये बताओ। जहाँ पर हमारे एमसी की पार्टी उसकी तरफ बढ़ रही होती है शैंको की तरफ, तो शैंको अपने फादर से पूछने में लगी हुई होती है, फादर फादर आखिरकार मैं आपकी बेटी नहीं हूँ क्या और आप मुझे कुछ भी सच्चाई बताने के लिए तैयार नहीं हो? आपने मुझे बताया क्यों नहीं आपकी हेल्थ के बारे में, और तुम इतनी जल्दी मेरी शादी के पीछे पड़े हुए करवाने के लिए। अब मेरे पास एबिलिटी नहीं है क्या? तुम्हें ऐसा वाकई में ऐसा लगता है मेरे पास खुद की ऐसी एबिलिटी है जिससे कि मैं तेरहवें सेट को संभाल सकूं, और मेरे पास ये भी एबिलिटी है कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बचा सकती हूँ, तो आखिरकार मुझ पर आप भरोसा क्यों नहीं करते हो? जहाँ पर उसका फादर उससे कहता है क्विंगे तुम्हारा जो फादर है बस तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोचने में लगा हुआ था। जहाँ पर बड़ू उससे कहने लगता है कि यंग मास्टर जो सेक्ट मास्टर कहने में लगे हैं वो आपके फायदे के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर एमसी उसके पास आकर उससे कहने लगता है कि सेक्ट मास्टर शेन मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, आखिरकार आप कैसे हो? और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो हॉगमेंट ट्रेजरी का जो मैटर है वो ऑलरेडी मैंने रिजॉल्व कर दिया, लगता है कि इसकी बॉडी अब ठीक होनी चाहिए थी। तभी हमारा एमसी से के पास वो आता है और उससे कहने लगता है कि मेरे गुड सन इन लॉ, आखिरकार तुम इतने समय से कहाँ थे और तुमने आखिरकार मेरी बेटी को सारी की सारी चीजें क्यों बता दी? सभी के अब इस बारे में पता चल चुका है ऑलरेडी, लेकिन हमारा एमसी जब उसके हाथों को देखता है तो पता चलता है कि इसकी बीमारी तो बिल्कुल भी ठीक ही नहीं हुई है और इसको देखकर शौक हो जाता है और कहने लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है कि मैंने ऑलरेडी सारे के सारे लैंग की परेशानी को सॉल्व नहीं कर दिया है, तो जो सेक्ट मास्टर है शेंग है उसकी जो स्ट्रेंज बीमारी वो ठीक क्यों नहीं हुई? तो उसको लेकर कलिंग भी कहने लगता है सेकंड सीनियर ब्रदर आखिरकार तुम ये सब क्या सोच रहे हो? जहाँ पर शेंग उसके पास आकर उससे कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर प्लीज मेरी मदद कीजिए मेरे फादर को मनाने के लिए, वो मान ही नहीं रहे। तभी हमारा एमसी भी बीच में बोलता है, उससे कहने लगता है कि खैर इसके बारे में देखा जाए तो एंशिएंट टाइम से कहा जाता है कि पेरेंट्स के ऑर्डर और मैच मेकर के वर्ड्स को कभी भी डिसऑबे नहीं किया जा सकता, और ये जो मैरिज है वो आई मीन जो शादी है वो
होकर ही रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात सुनकर वो शैंको को भी काफी शौक हो जाती है। तभी वो उससे कहने लगता है कि मेरे ओपिनियन में जो शादी का दिन है वो कल काफी ज्यादा अच्छा है। चलो हम लोग कल का जो वेडिंग सेरेमनी है कल ही रख देते हैं। हाँ, जितना ज्यादा जल्दी रहेगा उतना ज्यादा बेटर रहेगा, मुझे और ज्यादा इंतजार नहीं हो सकता। बड़ा उसको देखकर काफी शौक होता है। उससे कहने लगता है कि सनी लो, आखिरकार तुम इतना जल्दबाजी के मचा रहे हो। शैंको को भी इस बात को जानकर काफी गुस्सा हो जाती है। उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम मेरे फादर के साथ ऐसा क्यों करने में लगे हो और तुम मेरे फादर के साथ जुनकर सुन मिलकर मेरे को बेवकूफ बना रहे हो। तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि आखिरकार इस पूरे के पूरे 93 सेट के काउंटलेस वेल्थ और ट्रेजर के बारे में किसे नहीं पता। अगर मैं वाकई में तुम्हारा सनी लो बन जाता हूँ तो मुझे तो और भी तो खुशी होगी ये बात जानकर, स्पेशली हॉन्गमैन ट्रेजरी को। एक बार मैं तुम्हारा सनी लो बन जाऊंगा तो मुझे शायद इसके साथ रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। और इसके इस तरह के बिहेवियर को देखकर इसे काफी गुस्सा आने लगती है और उससे कहने लगती है मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर मेरी मदद करोगे और मेरे फादर की मदद करोगे और तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा चैवलरी वाला कोई सेंस होगा और तुम काफी काइंड बंदे होगे, लेकिन कैसे पता था कि तुम भी उनमें दो में से निकले जो कि मेरे फैमिली एसेट्स के पीछे पड़े हुए हो। और धक्का देते हुए हमारे एमसी को कहते हुए चली जाती है कि तुम सभी के सभी लोग झूठे हो और कुछ नहीं, और होना चालू कर देती है। और भागते हुए जब जा रही होती है तो बटलर भी ये बुढ़ऊ भी उसके पीछे जाते हुए उसे शांत कराते हुए उससे लगता है कि यंग मास्टर आपको शांत हो जाना चाहिए। तो लिंगलिंग उसको देखकर उससे कहने लगता है कि सेकंड सीनियर ब्रदर, आखिरकार आप वाकई में शादी करने वाले हो क्या? तो एमसी उसके सर पर मारता है। उससे कहने लगता है कि तुम्हारे दिमाग के बड़े घंटा में शादी करने वाला हूँ। मुझे लगता है कि जो अंकल जांग है उसके साथ कुछ ना कुछ तो परेशानी जरूर है जो कि इस 93 सेट के असिस्ट के पीछे पड़ा हुआ है। एक बार में उसकी तबाही कर दूंगा, उसके प्लान की बैंड बजा दूंगा तो वो डेफिनेटली पैनिक होंगे और कुछ ना कुछ ऐसा रिवील कर देंगे अपने ट्रू कलर्स को। हे कुत्ते, मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ पर सूंघकर साइडर के बारे में पता लगाओ कि आखिर तुम और जो लिंगलिंग है वो सेंकिंग को प्रोटेक्ट कर, और खासकर ध्यान रखना कि जो अंकल जाएंगे उससे सावधानी बरतना। क्या तुमने मेरी बात सुनी? और वो दोनों इस बात से एग्री हो जाते हैं। जहाँ पर वो जो बाल होते हैं जो कि उसने फॉक्स से निकाले थे वो शैंको उस डॉग को सुनाने लगता था कि वो लोकेशन के बारे में पता लगा सके और बताता है कि ये स्मेल वेस्ट की तरफ से आ रही है। और वो हमारा एमसी वहां से जाने लगता है तो वो उसका फादर उससे कहने लगता है कि सनी लो, तुम कहाँ पर जाने में लगे हो, तुम यहीं पर रुको, हम लोग वेडिंग के बारे में अरेंजमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं प्रॉपर्ली। तो हमारा एमसी जाते उससे कहने लगता है कि वेल फादर इन लॉ, मेरे पास अभी भी अर्जेंट बिजनेस है, कुछ अर्जेंट काम है, हम लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे। इसको देखकर ये बंदा काफी उदास होते हुए कहने लगता है कि सभी के लोग बहुत ज्यादा बिजी हो रखे हैं भाई साहब, मुझसे कोई पूछ भी नहीं रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है वेस्टर्न डाउनजोन डीमन लॉकिंग प्लेटफॉर्म पर, यहाँ पर उस डीमन फॉक्स को कैद कर रखा गया और बढ़िया आसानी से चिल मारकर वहां पर बैठी हुई होती है। तो हमारा एमसी उसके पास आकर उससे कहने लगता है कि तुम तो अपनी जिंदगी इस तरीके से जीने में लगी हुई हो। इसको देखकर लगता है कि जो डीमन लॉकिंग प्लेटफॉर्म है वो वाकई में तुम्हें होल्ड कर नहीं रख सकता। तभी वो फॉक्स हमारे एमसी को देखकर घुरना चालू कर देती है गुस्से में, और हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हारा जो फॉक्स एंजमेंट ट्रिक है वो दूसरों को बेवकूफ बना सकती है लेकिन मुझे नहीं। एक व्हाइट 9-टेल्ड फॉक्स जो कि प्रोफाइन कल्टीवेशन है जिसका, लेकिन तुम्हें अभी भी इतनी आसानी से मेरे द्वारा पकड़ लिया जा चुका है। इससे बात साफ साफ प्रूव होता है कि तुम एक फेक फॉक्स हो। और जो फॉक्स पास उसे दिखाता है उससे कहने लगता है कि फॉक्स पर दो कि तुम्हारी बॉडी से अंकल जांग के स्लीव से मैंने निकाले थे। अगर तुम वाकई में व्हाइट फॉक्स के लाइनेज की होती तो आखिरकार तुम्हारे जो फॉक्स के फर है वो रेड कैसे होते? इससे साफ साफ पता चलता है कि जो अंकल जांग है वो तुम्हारे साथ मिले हुए हैं, क्योंकि जो अंकल जांग है वो एक्टिंग करने में लगे हुए हैं। इतनी ज्यादा बुरी जो एक्टिंग है उनकी। सबसे पहले तो तुमने उसके पास इतना ज्यादा नजदीक पहुंच मुझ पर अटैक करने के लिए आई थी, लेकिन वापस फिर तुमने उन पर अंकल पर अटैक कर दिया ताकि मुझे उन पर बिल्कुल भी शक ना हो इस बात का कि वो लोग तुम्हारे साथ मिले हुए हैं और वो उनकी इनोसेंस साबित हो सके। और खासकर तुम्हारी जो टेस्टिमनी है वो बिल्कुल भी तुम्हारे एक्शन से मैच नहीं करती है, क्योंकि जो अंकल जांग ने उन्होंने मुझसे कहा था कि जो सेक्ट मास्टर शेन है वो काफी ज्यादा बीमार है सबसे पहले, और उसके बाद जो ट्रेजरी है वॉल्ट है वो हॉन्टेड होना चालू हुआ था। लेकिन जो तुम कहने में लगी हो उसके अनुसार तुमने लोगों को खाना चालू कर दिया था, फिर उसके बाद जो हॉन्टेड ट्रेजरी पवेलियन जो पॉइजनिंग वाला सीन है तुमने उसके बाद मास्टर शेन को पॉइजन कर दिया था। और जो ऑर्डर है इस इवेंट का पूरी तरीके से मैचअप हो चुका है। इससे साफ साफ पता चलता है कि जो अंकल जांग है वो काफी जल्दबाजी में मचे हुए हैं तुम्हें डायरेक्ट करने के लिए। इसमें तुम्हारा जो गोल था वो साफ साफ था कि मुझे डिस्ट्रैक्ट करे ताकि तुम एक रियल स्पीड वेपन को छुपा कर रखा सको जो कि उस ट्रेजरी में रखा हुआ है। तुम इसे कितना भी छुपा करने की कोशिश कर लो लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसे ऑलरेडी मेरे द्वारा सबड्यू कर लिया जा चुका है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आखिरकार तुम कितनी देर स्टबर्नली से रिजेक्ट करती हो, लेकिन ये पूरी तरीके से यूजलेस है। तभी स्पीड बाहर आती है, उससे लगती है कि तुम किससे बात कर रहे हो, तुमने मुझे क्यों बुलाने में लगे हुआ है, मैं कहाँ पर हूँ तुम मुझे बताओ। तभी वो स्प्रिट उस फॉक्स को देखता है तो काफी सरप्राइज हो जाता है और फॉक्स उससे कहने लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर तुम यहाँ पर क्या कहने में लगी हुई हो, अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं हो तुम पहली फुर्सत में यहाँ से निकलो और मेरी स्लिप को डिस्टर्ब मत करो। ये बात सुनकर एमसी उससे कहने लगता है कि तुम वाकई में मुझे सच नहीं बताना चाहती हो सेक्ट मास्टर की और शेन के और अंकल जैंग के कॉन्स्पिरेसी के बारे में। और वो फॉक्स उससे कुछ भी नहीं कहती है, वो वापस सोने के लिए चली जाती है। तो हमारा एमसी डराते है उससे कहने लगता है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो मत करो, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें सुपरविजन इंस्टीट्यूट में भेज दूंगा। मैं जो 6 सीनियर ब्रदर बाई लिए है वो काफी ज्यादा स्किल्ड है, तुम्हारी स्किन को पूरा उधार कर तुम्हारी मीट को पका पका कर तेल लगाकर नमक मिर्च डालकर खाएंगे। जिसको देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। हमारा एमसी काफी अच्छा लगता है और वो उससे क्या लगता है कि अब तुम्हें डर लगा, अब अगर तुमने सच सच मुझे नहीं बताया तो तुम्हारे लिए ऐसा ही होगा। उसके बाद फॉक्स उससे कहने लगता है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं था कि तुम उसके जूनियर ब्रदर, और वहीं पर वो ट्रांसफॉर्म होना चालू हो जाती है और ह्यूमन फॉर्म ले लेती है और उससे कहते हैं कि जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो तुम मुझसे पूछ सकते
और जैसे वो ट्रांसफॉर्म होती है ह्यूमन फॉर्म में तो हमारा एमसी कहीं लट्टू हो जाता है उसको देख, क्योंकि ये होती है इतनी बवाल है। और पता चलता है कि ये तो फोर टेल्ड रेड सोलिटरी शो की शेव है, ये इसका बंदी का नाम। और वो बोलने लगते हैं कि हमारा जो कुंगयू फॉक्स क्लैन है वो सिर्फ और सिर्फ बाइलिए को रिफ्यूज नहीं कर सकती उसकी बातों को। ये देखकर एमसी कंफ्यूज होता है और उससे कहने लगता है कि तुम ओल्ड सिक्स को जानती हो, आखिरकार जो ओल्ड सिक्स है वो इतना यूजफुल कैसे बन गया मेरे लिए। तभी ये कहने लगते कि मैं फेमिलियर नहीं हूँ उसके साथ, लेकिन शीवेई क्लैन में हम सभी के सब लोग उसे शीवेई कहकर बुलाते हैं। और मैं भी रेड फॉक्स लाइनेज से मौजूद करती हूँ और कुंगयू फॉक्स क्लैन से। और बात करें बाइलिए और कुंगयू के बारे में, लेकिन हमारे एमसी को उसकी हिस्ट्री के जानने के बारे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, तो डायरेक्टली मना करते हैं। उससे कहने लगता है कि तुम एक बकवास करना बंद करो, मैं इस बात को लेकर बिल्कुल भी क्यूरियस नहीं हूँ, तुम्हारे जो पॉइंट्स हैं इस एपिसोड में बकवास बंद करो। ये बात सुनकर वो उससे कहने लगता है कि जो अंकल जांग है वो सीधे बताऊं तो कोई ह्यूमन नहीं है। ये बात सुनकर वो शॉक हो जाता है और कहने लगता है क्या उसने तुम्हें बुली किया था, वो बंदा वाकई में ये ह्यूमन है पूरी तरीके से। ये बात सुनकर वो फॉक्स उसके पास आती है और उससे कहने लगती है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो क्या, वो बंदा ह्यूमन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा डेवल वगैरह। सीधे सीधे शब्द में कहो तो वो कुंगयू फॉक्स क्लैन से बंदा मिला हुआ बिल्कुल मेरी ही तरह, और वो भी एक सिक्स टेल्ड व्हाइट फॉक्स। और उसके जो फॉक्स एंचेंटमेंट है वो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि जो अंकल जांग की वाइफ और उसके जो बच्चे थे उसे सेक्ट मास्टर शन के द्वारा मार दिया जा चुका था और वो इन्फ्लेट हो चुके थे ताकि इस नंबर सेक्ट में आकर अपना बदला ले सके। जिससे पहले कि मेरी एनलाइटमेंट मुझे मिले मैंने कुछ गाइडेंस अपने अंकल जांग से हासिल की थी, इसलिए मैं उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ चुकी हूँ। ये बात सुनकर एमसी काफी शॉक होता है और उससे कहने लगता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जो सेक्ट मास्टर शेन है उन्होंने कभी भी अंकल जांग के बारे में नहीं जाना और वो हमेशा उनकी लॉयल्टी पर भरोसा करते हैं। अगर और वो और जो अंकल जांग इतने ज्यादा अच्छे तरीके से काम भी करने में लगे, अगर वो बदला लेना चाहते तो आखिरकार उन्होंने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया इतने समय के दौरान, और वो इतना ज्यादा ऑस्पिशियस डे क्यों चुनने में लगे थे। ये बात सुनकर फॉक्स उससे कहने लगता है कि हमारे कुंगयू फॉक्स का क्लैन है उसके जो एंचेंटमेंट वो सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन क्रिएट कर सकती है और फॉल्स झूठी मेमोरीज डाल सकती है उनके दिमाग में। तो अंकल जांग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आधे साल पहले आए थे, लगता है कि उसकी जो फॉल्स मेमोरीज थी वो वाकई में तुम लोगों को मिसलीड कर दिया उन लोगों ने। तो एमसी उससे कहता है कि ओरिजिनली में मुझे लगा था कि जो अंकल जांग है वो वाकई में लैंग को वापस ले जाने में कामयाब रहेंगे, लेकिन मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास एक और बैकअप प्लान जरूर होगा। मैं इस बारे में सोचने में लगा होता कि आखिरकार यहाँ का जो वाटर है वो कितना मडी होगा और तुम अपने आप को कब रिवील करोगे। अब समझ में आया कि आखिरकार यहाँ तो एक मसाले अलग है भाई, और उसके जो स्पीसीज है वो भी पूरी तरह से डिफरेंट है और ये काफी इजी होने वाला। ये बात सुनकर फॉक्स उससे कहने लगती है कि तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, और हमारे एमसी की तरफ बढ़ने लगती है। इसको देखकर एमसी शॉक हो जाता है और उससे लगता है कि जो डीमन लॉगिंग प्लेटफॉर्म है वो भी एक फेक था, मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता। जहाँ पर फॉक्स उसका मजाक उड़ाती है उससे कहने लगती है कि यहाँ पर जो इल्यूजन है वो बेवकूफ बनाने के लिए बना गया था तुम जैसे फूल्स को, और वैसे भी जो अंकल जांग है वो तो सिर्फ और सिर्फ मुझे उन्होंने यहाँ पर रुकने के लिए कहा और मेरे जो सस्पिशियस है ताकि अवॉइड किया जा सके। लेकिन अब जबकि तुम्हें मेरे बारे में पता चल चुका है और तुम बाइलिए की सीनियर बिल्डर हो तो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, और मैं भी इस मडी वाटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती हूँ और मैं जहाँ से जा रही हूँ। इसको देखकर एमसी से रोकती है, उससे कहने लगता है कि जरा एक मिनट रुको, आखिरकार एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं अंकल इस सेक्ट मास्टर शेन के उसके अंदर क्या पटक दिया उनकी बॉडी और उसका गोल क्या है। ये बात सुनकर वो उसे बताने लगते हैं कि मेरे भी उसके बारे में कोई क्लियर आइडिया तो नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, ना ही मुझे उन्होंने बताया है और ना ही मैंने कभी उनके बारे में पूछने के बारे में हिम्मत दिखाई है। मुझे बस इतना पता है कि आधी साल पहले एक मिस्टीरियस बंदा उनसे आकर मिला था और उसके बाद जो अंकल जांग ने डिसाइड कर लिया था पूरे के पूरे तियानवे सेट से बदला लेने के बारे में, और जैसे वो बाहर जाने की कोशिश करती तो पता चलता कि वहां पर एक बैरियर बना हुआ है और वो पटक कर सीधे वापस आकर गिर जाती है। इसको देखकर वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाती है और जब उसे चोट लग जाती है तो वो कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर ये सब क्या चलने में लगा हुआ है। तो हमारा एमसी उसे नोटिस कर उससे कहने लगता है कि ये तो कॉपर टालिस्मान है जो कि इनफेक्ट करता है ह्यूमन के खिलाफ, और ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशली फॉक्सकिन को हंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे देखकर लगता है कि तुम्हारे जो अंकल जांग है उन्होंने कभी भी तुम्हें यहाँ से बाहर जाने के बारे में सोचा ही नहीं था और तुम्हें यहाँ पर कैद कर रखने के बारे में सोचा था। जब ये बात फॉक्स को पता चलती है तो वो काफी शॉक हो जाती है और चिल्लाती है, वो कहने लगते कि हम सभी के सभी लोग कुंगयू फॉक्स ट्राइब से हैं, तो आखिरकार जो जांग वो है मुझे चोट क्यों पहुंचाना चाहता है। ये बात सुनकर एमसी उससे कहने लगता है कि ताकि तुम्हें बस साइलेंस कर सके, और ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि तो उसे इस बात का डर है कि तुम कहीं एक्सीडेंटली सब कुछ सच सच किसी को ना बता दो, इससे इसका प्लान तबाह हो जाए। और तभी वहां पर वो फायर टेक्निक एक्टिवेट हो जाती है और वो सारे की सारी फायर टेक्निक उस फॉक्स की तरफ जाने लगती है ताकि वो उसे निपटा सके पूरी तरीके से। फॉक्स अपने आप को बचाने के लिए अपनी टेल का इस्तेमाल करती है और चिल्लाते हुए कहने लगती है कि तुम ओल्ड फॉक्स कहीं के, जब मैं यहाँ से चले जाऊंगी एक बार बाहर निकलने के बाद मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा और अपना बदला लूंगी। और धीरे करके उस फॉक्स के कपड़े जलने चालू हो जाते हैं। इसको देखकर वो सरप्राइज देते हुए कहने लगती है कि ये तो 3 मिस्टिक फायर्स है, स्पेशली ये रेड फॉक्स के अगेंस्ट में काम करने के लिए बनाई गई है। नहीं मुझे तो कोई तो बचा लो यार, मेरे कपड़े जल गए, अब मैं भी जलने वाली हूँ। तो हमारा एमसी से मरने तो नहीं दे सकता, तो वो अपनी ब्रिन ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस पूरे के पूरे तलिस्मान जो फायर बनी होती है उसको वहां पर डीएक्टिवेट कर देता है और वहां पर उस फॉक्स के कपड़े जल जाते हैं और वो कुछ ज्यादा ही शर्मिंदगी महसूस कर रही होती है और काफी गुस्सा भी।
लेकिन हमारा एमसी उस फौज को बचाने में कामयाब रहता है और तभी हमारे एमसी के नाक से खून बहने लगता है क्योंकि वो बिना कपड़ों के हमारी फौज को जो देख लेते हैं। और तभी अपनी एमसी अपने गोश्त को ऑर्डर देता है कि जाओ और स्पिरिचुअल एफआईआर को खा लो जिससे कि तुम पावरफुल बन जाओ। और बिना किसी परेशानी के वो तुरंत उसे खा लेता है और बड़ा सा मुंह फाड़ के आसपास की सारी एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करने लगता है और ऐसे एक्सप्रेशन बनाता है जैसे कि वो छोटे मोटे नूडल्स खाने में लगा हो। उससे भी वो सेटिस्फाई नहीं होता तो उससे कहने लगता है कि ये मेरे लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है, ये तो मेरे दांतों में अटक के रह गया। कैसा रहेगा कि अगर तुम मुझे फोर टेल्ड रेड फॉक्स है वो जो तुम मुझे दे दो, मैं इसे भी खा लूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन हमारा एमसी तुरंत उसे रोक देता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार बॉस कौन है यहाँ पर, तुम या मैं। जहाँ पर हमारा एमसी अपना हाथ बढ़ाता है फॉक्स की तरफ और उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें नॉर्थ गेट की तरफ ले जाता हूँ, वहां पर इतने गार्ड्स मौजूद नहीं है और सेफली तुम यहाँ से बचकर निकल सकती हो। ये सुनकर वो कंफ्यूज हो जाती है और कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम मेरी क्यों मदद करना चाहते हो, कि जो ह्यूमन रेस है वो एक्सटर्मिनेट नहीं करना चाहती क्या हमारे फॉक्स क्लैन को। ये सुनकर एमसी काफी बेकार चेहरा बनाते हैं। उससे कहने लगता है आखिरकार तुम्हारी ये इच्छाएं हैं दिमाग में कहाँ से आते हैं, जल्दी से हाथ पकड़ो, मेरे पास इतना समय नहीं बर्बाद करने के लिए, मुझे और भी काम है करने हैं। और फिर थोड़ा सोचती है और तुरंत हमारे एमसी का हाथ पकड़ लेती है लिटिल फॉक्स। तभी हमें शैंक लिंगलिंग और डॉई को दिखाया जाता है जो कि उस दद्दू के पास आ जाते हैं। तो वो कहते हुए पूछने लगते हैं कि जांग वो जल्दी से रास्ते से हट जाओ, मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि पूरा का पूरा जो हॉन्गमैन ट्रेजरी है उसके पास कुछ भी ना हो मेरे फादर को बचाने के लिए। तो वो बड़ों से रोकते हुए उससे कहने लगता है कि यंग मास्टर आपको थोड़ा शांत हो जाना चाहिए, आपको वाकई में ऐसा लगता है कि हमारी जो फैमिली है वो पहले से कम चाइल्ड है, कम परेशानी में है क्या। जहाँ पर लिंगलिंग भी उसे रोकते हुए उससे कहने लगती है कि कुंगे तुम्हें अपने सेकंड ब्रदर पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं जिसे वो एक पन से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, सब कुछ उनके कंट्रोल में, चिंता मत करो। तो डॉगी भी इस बात से एग्री होता है और उससे कहने लगता है कि अगर एक से काम नहीं चलेगा तो दो पन से काम हो जाएगा। तो एमसी वहां पर आता है और उससे कहने लगता है कि सभी से बोलो यहाँ पर आ चुके हो, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम लोगों को। तभी बड़ो उसके पास आते हैं, उससे कहता है कि यंग मास्टर तुम यहाँ पर आ चुके हो, जल्दी से यंग मास्टर जाने की हमारे मिस सेंगी को मदद करो ताकि तुम उन्हें परस्यू कर सको और अंदर जाने से रोक लो। तभी हमारा एमसी मुस्कुराता है और उस बटलर के यानी कि इस जो भी है बुढ़ो के मुंह पर एक जोरदार से किक मारता है जिससे कि वो दूर जाकर गिरता है। और ये देखने के बाद वो सभी के सभी लोग पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं कि चल क्या रहा है यहाँ पे, और घबराते हुए लिंगलिंग से पूछने लगती है कहीं तुम्हारे सीनियर ब्रदर जो करने में लगा हुआ है वो भी तुम्हारे प्लान का हिस्सा है क्या। तभी बड़ो उससे कहने लगता है कि यंग मास्टर आखिरकार तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे हिट क्यों किया। तो हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम अभी भी यहाँ पर बकवास करने वाले हो मेरा पंच खाने के बाद भी, क्योंकि ये जो फॉक्स है वो काफी ज्यादा प्रीटी टफ थी मुझे मानना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें मेरे सामने बिल्कुल भी प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, लगता है कि तुम्हें तुम्हारे एंसेस्टर की शकल दिखानी पड़ेगी मुझे, जल्दी से अपनी ट्रू फॉर्म दिखा दो। और बुरी तरह से पीटने लगता है। वो क्या लगता है प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो प्लीज यंग मास्टर, कोई तो मुझे बचा लो यार। और इसे देखकर वो सभी शौक होते हैं। तो शैंकी उसके पास आकर उससे कहने लगती है कि तुम फ्री को, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है कि नहीं है, तुम मेरे फैमिली के स्टूवर्ड को क्यों हिट करने में लगे हो। तो एमसी कहने लगता है कि ये कोई स्टूवर्ड वगैरह नहीं है तुम्हारा, बल्कि मैं सिक्स टेल्ड व्हाइट फॉक्स है जो कि स्किल्ड है लोगों को सिलेक्शन करने में। और बाय द वे एक और बात बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा जो फैमिली ट्रेजर है जो कि हंटेड होने में लगा हुआ था ट्रेजर हाउस, और तुम्हारे फादर की जो अजीब तरीके की बीमारी वो सारी की सारी इस बंदे के द्वारा की गई है। ये बात सुनकर बड़ो शौक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि यंग मास्टर आखिरकार तुम ये सब क्या कहने में लगे हुए हो, जो ओल्ड सर्वेंट है कुछ भी समझ नहीं आ रहा उसे। तो हमारा एमसी अपने लठ निकालकर उससे कहने लगता है कि तुम्हारा जो स्प्लिट वेपन है उसे ऑलरेडी मैंने ले लिया, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं बचा हुआ है जिससे कि तुम इसे डिनाई कर सको। मैं तुम्हें सलाह देना चाहता हूँ कि जल्दी से अपने सारा के सारे जो शैंग जोफे के जो अफेयर्स है उसे कन्फेस कर लो, वरना मैं तुम्हारी, सही कह रहा हूँ, खाल उखाड़ दूंगा और उसका मैं स्कार बना लूंगा। ये बात सुनकर बड़ू हंसने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुमने एक्चुअली में स्पीड वेपन को ले लिया है, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया, मानना पड़ेगा। और तभी ये बड़ू अपनी इविल एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है और अपनी ट्रू फॉर्म दिखाने के लिए रेडी होते जोर जोर से हंसने लगता है। और तभी वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और एनर्जी रिलीज होती है और ये बंदा अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। इसका नाम कुंग यू है, सिक्स टेल्ड बाइट गूफॉक। इसको देखकर वो काफी शौक हो जाती है और उससे लगता है कि जांगबो ये क्या चीज हो रखी है। तो एमसी उससे कहने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे फादर ने इसकी वाइफ और बच्चों को मार दिया था, इसलिए ये बदला लेने के लिए आया, तुम्हें कुछ ऐसा याद है क्या। ये बात सुनकर वो उससे कहने लगती है लेकिन जो मेरे फादर है वो हमेशा से पीसफुल रहे हैं डीमन रेस के खिलाफ, वो कभी भी किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते और मैंने कभी उनके मुंह से भी नहीं सुना है कि कुंगी फॉक्स के साथ उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट या फिर कोई परेशानी हुई हो। यहाँ पर बड़ो उससे कहने लगता है कि नेचुरली में इसे कुछ भी अपने एक्शंस याद नहीं रहेंगे, क्योंकि जब वो अपने हेवनली ट्रिब्यूलेशन को उस वक्त ब्रेक थ्रू करने वाला था, सहन करने वाला था, उस वक्त मेरी फैमिली उसके पास थी, जिसके कारण उस हेवनली थंडर के कारण मेरी फैमिली पूरी की पूरी मारी गई। और जो ब्लड डेप्ट है मैं अपना पूरा का पूरा एंटायर टैनबो सेक्ट से अपना बदला लेने वाला। ये बात सुनकर एमसी उस तक कहता है कि हे डूड तुम्हारा दिमाग कहीं तुम्हारे ठिकाने पर है कि नहीं है, तुम्हारी वाइफ और बच्चे वहां पर लाइटनिंग से स्ट्रक होकर मरे थे और उसमें जोंग जू की कुछ भी कोई भी गलती नहीं थी, तो आखिरकार तुम उनसे बदला क्यों लेना चाहते हो। तो फॉक्स से कहने लगता है क्या तुम कहना चाहते कि वो जानबूझ के ऐसा नहीं करना चाहता था, अगर आकर ऐसी बात है तो हेवनली ट्रिब्यूलेशन को हमारे इलाके में यानी कि कुंगी फॉक्स रेस में का जो इलाका है वहां पर आकर क्यों ट्रिब्यूलेशन करने की कोशिश की। तुम्हारे जो
ह्यूमन रेस है वो वाकई में बहुत ज्यादा मर्डर से इंटेंशन रखी हुई थी काफी समय से हमारे क्योंकि फॉक्स रेस की तरफ, इसलिए तो मैं इसे प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है और एडमिट कर लो फटाफट से। और इसका जो बदला है बदला लेकर मैं रहूंगा और उसका बदला मैं पूरे के पूरे एंटायर तियानबो सेक्ट से लेने वाला हूँ। उसको पूरा का पूरा हिसाब बराबर करना पड़ेगा। और जैसे वो भयानक सी फायर को रिलीज कर देता तो एमसी भी शॉक हो जाता और तभी वहां पर कोई अटैक करते हुए उससे क्या लगता है कि सभी के सभी डीमंस यहाँ से रिट्रीट कर जाओ। और पता चलता है कि ये 93 सेक्स का लीडर होता है, जिसको देखकर वो काफी खुश हो जाती है। और वो लीडर आकर उससे कहने लगता है कि तुम्हें सच्चाई बताना चाहता हूँ ना, तो ठीक है मैं मानता हूँ कि उस वक्त वो मेरी गलती थी और मैं उस वक्त इतना ज्यादा फोकस हो चुका था कि मैं सही जगह नहीं ढूंढ पाया हेविली ट्रिब्यूशन करने के लिए। और मैं ये बात भूल चुका था कि उस वक्त क्योंकि फॉक्स की जो रेस है वो वहां पर रहती है। अगर तुम वाकई में अपनी इतनी ज्यादा रेसेंटमेंट रखते हो तो तुम मेरे पास रखो और मेरे से बदला लेने के लिए आओ। मैं इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, जो तुम कहोगे वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पूरे के पूरे एंटायर तियानबो सेट को इसमें मत घसीटो, वरना मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करने वाला हूँ। यहाँ से जाने में नहीं दूंगा। और अपनी एनर्जी इकट्ठी करने लगता है, लेकिन जैसे ही एनर्जी इकट्ठी करता है तो उसे बैकस्लैश हो जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है, जिसको देखकर वो कंफ्यूज और शॉक होता है। तभी अचानक से उसकी बॉडी में अच्छी तरीके के निशान बन जाते हैं और उसकी पूरी की पूरी बॉडी ब्लैक कलर के निशानों से भर जाती है और उसे काफी पेन होने लगता है और जोर से चिल्लाने लगता है। और चिल्ला कर उसका फादर वहीं पर गिर जाता है, जो देखकर वो काफी शॉक हो जाती है और घबराते उसके पास जाकर उससे कहते कि फादर अगर आपके साथ क्या हो चुका है। तभी फॉक्स मुस्कुराती है उससे कहता है कि सैन जोंग जू, आखिरकार तुम्हें कैसा पता चला कि मेरा जो गोलिस बीस्ट है तुमने इसे डेविएट कर लिया है, अब तुम्हें पता चला कि क्या होता है। और वो धीरे धीरे तुम्हारे फ्लैश एंड ब्लड को एब्जॉर्ब करती जाएगी और उसके बाद तुम्हें इतनी एनर्जी से मौत भी हासिल नहीं होगी। जिस मूवमेंट पर तुम मरोगे उस वक्त तुम इतने ज्यादा दर्द में होंगे जैसे कि तुम्हें कई सारी चीटियां काटने में लगी या फिर कई सारे कट्स हो गए या कम से कम हजारों कट। ये बात सुनकर एमसी उससे क्या लगता है कि गोस्टली आई मीन गोलिस बीस्ट ये जो किसी नॉन डीमन नॉन गोस्ट एग्जिस्टिंग है जो कि 3 रियलमी के आउटसाइड में रहती है और हमारे इस 5 एलिमेंट्स में नहीं आती। ये बात सुनकर फॉक्स मुस्कुराते उससे क्या लगता है कि एग्जैक्टली आधी साल पहले किसी ने मुझे स्पीड वेपन दिया था और साथ ही साथ में गोलिस बीस्ट भी दिए थे और कहा था मुझसे ये जो गोलिस बीस्ट होते हैं वो किसी फ्लैश और स्पीड एसेंस को मेरे एनिमी के दुश्मन को उसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं और स्पीड वेपन का इस्तेमाल कर मैं तियानबो सेक्ट के जो ट्रेजर और मैजिक वेपन है उसे अपने हासिल में कंट्रोल में कर सकता और एक बार ये सारे की सारी दोनों के दोनों चीजें को मैं अच्छी तरीके से कल्टिवेट कर लूं, जो तियानबो सेक्ट है वो श्योरली मैं इसे डिस्ट्रॉय करने में कामयाब रहूंगा। और मैं जो आधे साल तक इंतजार करने में लगा हुआ हूँ, तो भले ही जो स्पीड वेपन है वो तुम्हारे द्वारा ले लिया जा चुका है, लेकिन जो गोलिस बीस्ट है वो ऑलरेडी फुली कल्टीवेट किए जा चुके हैं। तो तियानबो सेक्ट अब तुम देखो, मैं अपनी आंखों से देखूंगा तुम्हारा जहां पर डूम होते हुए खत्म होते हुए। तो हमारा एमसी काफी गुस्से में उसकी तरफ आते हैं, उससे कहता है कि ज्यादा तुम इस गोलिस बीस्ट को एलिमिनेट करने की मेथड को मेरे हवाले कर दो या फिर और मैं तुम्हारी जो जिंदगी है वो बख्श दूंगा, वरना मैं तुम्हें इतना मार दूंगा इनर कोर को जब तक नहीं बच जाएगा ना तब तक तुम्हें मारता रहूंगा। फिर उसके बाद शेंग जो इविल स्पिरिट को मैं खुद अपने हाथों से दूर भगा दूंगा और अब तुम खुद डिसाइड करो कि आखिरकार तुम्हें क्या करना है ब्रो। ये बात सुनकर वो फॉक्स रेडी नहीं होती तो हमारा एमसी उस पर तुरंत अटैक करने के लिए कूद पड़ता है और शेंग उसको देखकर काफी सरप्राइज हो जाती है और कहने लगती है कि लिंग जल्दी से हॉगमेट ट्रेजर में जाओ, वहां पर एक मैजिक वेपन है सोल बेल नाम से, तुम जो कि मेरे को गोस्ट बीस्ट को मारने में मदद कर सकते हैं और मेरे फादर को बचाने में मदद कर पाएंगे। तुम जल्दी से जाओ और थैंक यू उसको लेकर आओ, फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना यहाँ पे। तभी वो वहां पर कॉल करने लगती है 9 हेवंस नेदर बेल को और कहने लगती है कि मेरी कमांड को सुन ले और इधर आजा फालतू में। और तभी उड़ती उड़ती एक अजीब तरीके बिल्ली का कॉलर का पट्टा होता है ना वैसा आ चुका होता है और बिना कुछ सोच समझे उस बेल को वहां पर एक्टिवेट कर देती है तुरंत। और एक्टिवेट करने के कारण वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है और कहने लगती है गोस्टली बीस्ट अब तुम मर जाओ। लेकिन ऐसा करने से उसकी हालत और ज्यादा खराब होने लगती है और वो ब्लैक एनर्जी उस गोस्टली बीस्ट की बेल के अंदर जाने लगती है, जिसको देखकर एमसी ज्यादा शॉक हो जाता है उस बंदे को बुड्ढे को पीटने के बाद। तो बुड्ढा कहने लगता है कि थैंक यू, मुझे पता था कि तुम सोल बेल का इस्तेमाल जरूर करोगे, ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा हुआ। पूरा का पूरा जो एंटायर तियानबो सेक्ट है अब पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और तभी वहां पर एक ब्लैक होल जैसे गोला बन जाता है, जिसको देखकर एमसी शॉक होता है तो अपने लट का इस्तेमाल करने लगता है ताकि वो उसे हरा सके, जिसको देखकर वो स्पीड कहने लगती है उससे वाओ, जहां पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर लगने में लगी हुई है, क्योंकि जल्दी से इस अटैक को डॉज करो। और पता चलता है हमारे एमसी का वेपन उसके हाथों से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और वो तुरंत अपने हाथों से उसके अटैक को रोकता है, तो वो वेपन वहीं पर जमीन जाकर गिर जाता है और उस वेपन की जो स्प्लिट होती है वो ब्लैक होल से में ऑब्जर्व कर ली जाती है। इसको देखकर वो चिल्लाते हैं, उससे कहने लगता है कि तुम ओल्ड फॉक्स कहीं के, तुम मर्डरस बास्टर्ड कहीं के। और ब्लैक होल पूरी तरीके से उसकी स्प्लिट को एब्जॉर्ब कर जाता है, निकल जाता है। इसको देखकर सभी शॉक होते हैं। बुड्ढा हंसता है, उससे कहने लगता है कि ये बिल्कुल भी कोई गोस्ट बीस्ट नहीं है बल्कि मैं जेन्युइन स्पिरिट वेपन है। और उस समय पर जो मिस्टीरियस बंदा आया था उसने मुझे जो गोस्ट बीस्ट नहीं दिया बल्कि मैं कंप्लीटली म्यूटेटेड स्पिरिट वेपन दिया था और ब्लड तलिस्मान दिया था। मैंने अपने हार्ड ब्लड के एसेंस का इस्तेमाल किया था सेक्रीफाइस के तौर पर, ताकि मैं ब्लड तालिस्मान को स्प्लिट कर सकूं 2 हिस्सों में स्पिरिट वेपन के हाफ में, और एक हाफ को मैं डेवेर कर लूंगा एसेंस उसके एसेंस को हेवन एंड अर्थ के हॉगमेट ट्रेजर हाउस में, और जो अदर हाफ बचेगा उसे मैं अपने दुश्मन में अटैच कर दूंगा ताकि वो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। और उस तरीके से नर्चर करने के बाद उसे पालने पोसने के बाद दोनों के दोनों हाफ से वो स्पीड वेपन में मर्ज कर दूंगा एक बार और दोनों एक बन जाएंगे। उसके बाद एक पावरफुल फोर्स क्रिएट होगी जिससे कि पूरा का पूरा तियानबो सेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये बात सुनकर एमसी उससे कहता है कि जो ऑर्डिनरी स्पीड वेपन होते हैं उसे फॉर्म किया जाता है उसमें सन एंड मून एसेंस के इन्फ्लुएंस से, और इस तरह के जो म्यूटेड स्पीड वेपन है वो डेवलप करते हैं ब्लड और एसेंस। ये काफी रेयर चीज भी होती है। अब
जबकि जो ना तो कोई डीमन है ना ही कोई कर्स है त्यानबो सेट का, और इसके बारे में किसी को भी नहीं पता चला। अब समझ में आया मुझे, और 6 महीने के दौरान किसी को भी इसके बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं लगा पाया। तुम ओल्ड फोकस करके तुम तो वाकई में ब्रिलियंट, इसके मारो मानना पड़ेगा। तब बड़ो क्या लगता है कि तुम काफी लेट हो चुके ऑलरेडी। तो एमसी उससे क्या लगता है कि जो तियानवो सेक्ट के डिसिपल्स हैं उसे गोस्ट के द्वारा नहीं मारा गया था, बल्कि मैं तुम्हारे द्वारा मारा गया ताकि तुम्हारा जो हार्ट ब्लड है तुम उसे रिप्लेस कर सको। ये बात सुनकर बुरा बूढ़ा हुआ हंसता है। उससे क्या लगता है कि तो क्या हुआ, अबे सारे के सारे डिसिपल तियानवो सेक्ट के थे, वो मरने के लिए डिजर्व करते हैं। जिसको देखकर इसको शेंक्यू को काफी तो गुस्सा आती है। उससे क्या लगती है तूने ऐसा क्यों किया। तो बड़े उससे क्या लगता है कि ये सबको रीयूनाइट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, दो स्पीड वेपन्स को, उस रिंग सोल बेल को रिंग को बजाना। और मुझे पता था कि जो तुम्हारा जो तियानवो सेक्ट है उसके पास एक सोल बेल मौजूद है, और मुझे ये भी पता था कि सोल बेल को यूज किया जाएगा गोस्ट बीस्ट को भगाने के लिए। और इसलिए मैंने तुमसे जानबूझकर इस बारे में झूठ बोला था कि गोस्ट बीस्ट जहाँ पर मौजूद है। और उसी तरीके से शैन क्योंकि है उसने उस सोल बेल का इस्तेमाल किया, कंप्लीटली फाइनल फ्यूजन हो चुका है स्पीड वेपन का, और वो भी खुद उसके हाथों से। मैं भी तो अपने दुश्मन को देखना चाहता था जो कि अपने ही डॉटर के हाथों से, जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है, उसी के हाथों से मारे जा रहा है, और पूरे के पूरे तियानवो सेक्ट का जो है खुद ही उसके हाथों से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इसी तरीके से मेरा जो गरेज है, मेरी दुश्मनी है, वो खत्म होगी। ये बात सुन ये पूरी तरह से शॉक हो जाती है, उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं रहता और पगला जाते हैं। और कहने लगती है कि फादर को चोट पहुंचाने वाली कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। मैंने पूरे के पूरे तियानवो सेक्ट को खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म हो चुका है। और तभी एक इविल एनर्जी उसकी तरफ बढ़ने लगती है, सैनिकों की तरफ उस पर अटैक करने के लिए। और तभी वहां पर एक जोरदार धमाका दिखाया जाता है और पता चलता है कि हमारा एमसी किसी तरीके से उन सभी को बचाने में कामयाब रहता है। और क्या लगता है कि जो क्रेजी हो चुका है, जो ओल्ड फॉक्स है, वो टोटली पगला चुका है। और तभी पीछे मुड़कर देखने लगती है हमारी लेकिन, तो वहां पर एक ब्लैक होल बन जाता है। और क्या लगता है कि सेकंड सीनियर ब्रदर जरा उसको तो देखो, ये सारा की सारी एंटायर तियानवो सेट की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में लगे हुई है ये ब्लैक होल से चीज। वो बड़ा जोर जोर से हंसती है। उससे क्या लगता है कि जो स्पीड वेपन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है डिवोर करना हेवन एंड अर्थ को। अब तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं रोक सकते हो। एक बार मुझे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा तो मैं इस स्पीड वेपन के साथ मर्ज हो जाऊंगा, और फिर तुम देखो कि मैं देखूंगा अपने आंखों से खुद कि किस तरीके से तुम्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और ये बात से हमारे एमसी काफी गुस्सा आती है, और उससे क्या लगता है कि तुम ओल्ड बास्टर कहेंगे मर जा मेरे हाथों से, और अटैक कर पड़ता है। लेकिन जो ब्लैक होल जैसी चीज होती है वो अजीब सी चीज आंखों जैसी बनने लगती है, उस पर कोई भी अटैक का फर्क नहीं पड़ता, जिसको देखकर वो शॉक हो जाता है। तभी उसमें से अजीब तरीके की एक फिगर बन जाता है। और क्या लगता है कि तुम्हारे पास आंखें नहीं है क्या। तभी हमारा एमसी गुस्सा आती है और वो जोर से किक मारने लगता है, जिससे कि वो ब्लैक होल एक अजीब सी चीजें बदल जाता है, एक सर्कल जैसे में, और लिविंग फॉर्म में आ जाता है, दूर भेज दिया जाता है किक में ही। और उसी धमाके के साथ वो काफी कंफ्यूज होता है, लेकिन वहां पर आंखें भी आ जाती है और वो ब्लैक होल मुंह भी बन जाता है उसका। तो वो एब्जॉर्ब करना जारी रखता है और उसे हराना इतना आसान भी नहीं है, और जिसको देखकर काफी कंफ्यूज और शौक होता है। और क्या लगता है जैसा कि मैंने उम्मीद किया था, ये बंदा है और जो लैंग है वो सेम एट्रीब्यूट के बंदे हैं, और मेरे पास स्पेशल लूट मौजूद नहीं है, तो उसके अटैक मेरे खिलाफ पूरी तरह से इनफेक्टिव है। इसको देखकर हमारा एमसी अटैक करते हैं। उससे क्या लगता है कि अगर तुम वाकई में इतने ज्यादा से सूखना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ, लेकिन अब तुम मेरे अटैक का मजा चखो। और जैसे ही हमारा एमसी उसको पंच मारता है तो किसी पंचिंग बॉल जैसा लगने लगता है, जैसे किसी रबड़ में पंच मार रहा होता है, तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है और कंफ्यूज होता है। तभी वहां पर एक जोरदार धमाका दिखाया जाता है, जिससे कि हमारा एमसी को पीछे हटना पड़ता है, और सभी इसको देखकर शॉक हो जाते हैं। और सैंक को सरप्राइज होती है। उससे क्या लगता है कि जो फादर की वरीत है वो अभी भी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर अभी भी होप है इसे बचाने के लिए। लेकिन जो स्पीड वेपन है उसके बारे में क्या, ये जहाँ पर सभी की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में लगी हुई है, और मैं अपनी खुद की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब नहीं कर सकती, और मेरी खत्म हो रही है एनर्जी। भले ही जो सेकंड सीनियर ब्रदर है वो इस तरीके से फाइट कर सकते हैं इवनली, अगर हमने इसे एलिमिनेट करने का कोई रास्ता नहीं ढूंढा तो वो पूरे के पूरे जगह की डेव्यूर कर जाएगी स्पिरिचुअल एनर्जी को, जब तक यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, और हम सब भी इस तरीके से मारे जाएंगे। जब हमारा एमएनसी ध्यान से उसे देखता है तो कहने लगता है, जी बेसिकली दिखाया जाए तो एक ब्लैक होल बन चुकी है, कितना भी अटैक कर लो काम ही नहीं करता, मरता ही नहीं है साला, और सभी लोगों का माना भी एब्जॉर्ब करते जा रहा है ये बंदा, और दिमाग के घोड़े दौड़ाना चालू करने लगता है। और क्या लगता है कि अगर तुम स्पीड को सील करना चाहते हो तो तुम्हारे पास स्पिरिचुअल पावर होना जरूरी है एरो को बनाने के लिए, और मेरे पास स्पिरिचुअल पावर पहले थी, लेकिन मैंने सारी की सारी अपनी बोन्स को स्ट्रेंथ करने में लगा दी है, और जो स्पिरिचुअल पावर दूसरे के पास थी वो भी काफी नहीं होगी एरो बनाने के लिए। तभी वो ब्लैक होल चीजें अपना मुंह बंद करती है और कुछ उगलने के लिए तैयार होती है। तो हमारा एमसी तुरंत उसके मुंह पर एक और पंच मारता जोरदार, लेकिन ऐसा करने के बाद भी हमारे एमसी के अटैक्स पे काम नहीं करते, और हमारा एमसी पीछे जाकर वापस से गिरने लगता है, और उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और कोई कह रहा होता है कि हे सूजी आ जाए, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। इसको देखकर वो अभी शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि लैंग, क्या तुम्हें इसके द्वारा अभी डेविल्ड नहीं करने जा चुका था क्या। और ये हमारे एमसी का स्पीड वेपन है, जो कि उससे क्या लगता है कि मैं प्रोमिडेंट ट्रेजर हूँ, जो कई सारे ट्रेजर को एब्जॉर्ब करने के बाद इतना पावरफुल बना और खुद की कॉन्शियसनेस जग चुकी, और मैं सेल्फ अवेयरनेस मेरी जगने के बाद मेरी खुद की इंटेलिजेंस है, और मुझे इतना इन्फ्लुएंस करना इतना आसान नहीं होने वाला हूँ, और इसलिए मैं लैंग हूँ जिसको तुमने मुझे नाम दिया। भले ही मैं अपने ही दूसरे बॉडी के पार्ट से यूनिट हो जाऊंगा तो मेरी कॉन्शियसनेस अभी भी बनी रहेगी। इसको सुनकर एमसी उससे कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपने दूसरे पार्ट को कंट्रोल कर सकते होगे। तो लैंग उससे क्या लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता,
भले ही ये चायोटिक थिंग है वो इसकी खुद की कॉन्शियसनेस है, लेकिन इसकी जो पावर है वो मेरे मुकाबले में बहुत 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 ज्यादा है, इसलिए मैं अपनी मेन बॉडी को अभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता। और तभी एक अटैक लिंगलिंग की तरफ बढ़ने लगता है, तो हमारा एमसी लिंगलिंग को बचाता है और उससे कहने लगता है कि ये जो बंदा है वो हर चीज को डेवियर करने में लगा हुआ है। तो लिंग कहने लगता है उससे कि वो मेरे दिमाग को भी धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब करने के सोचने में लगा हुआ है, जब तक तुम इसे सील नहीं कर दोगे तब तक ये दूसरी रियलमी को डेवियर करना रुकेगा। फॉर्चुनेटली हमारी किस्मत अच्छी रही कि जो ओल्ड फॉक्स ने कंट्रोल किया था मुझे, ताकि वो तुम्हें टूट पहुंचा सके इससे पहले, जिससे कि मैं तुम्हारी मेन बॉडी के साथ ब्लड के साथ मर्ज होने में कामयाब रहा था। और यही हमारे इस फॉर्मेशन को तोड़ने की एक चाबी है। जब तक तुम अपने ब्लड का इस्तेमाल कर लोगे गाइड के तौर, अपने ब्लड को तुम अपने अनुसार गाइड करोगे, तो जो वेपन है सील है ना उसको स्पिट एक साथ हम अटैक कर सकते हैं। इसको सुनकर एमसी गुस्सा आती है और उससे कहने लगता है कि अब मुझे बताओ क्या करना चाहिए। तो वो लैंग उससे कहने लगता है कि अगर तुम स्पिट को सील करना चाहते हो तो तुम्हें स्पिट रिक्वायर करेगी, एक सुटेबल कंटेनर चाहिए उसके लिए। काफी ज्यादा पिटी वाली बात है कि मैं ऑलरेडी पिरामिडल ट्रेजर को ऑब्जर्व कर चुका हूँ काफी समय से, और मैंने अभी तक सुटेबल आर्टिफैक्ट नहीं ढूंढा अपनी करंट बॉडी को सील करने के लिए। जिसको देखकर वो काफी शौक होता है और क्या लगता है कि बकवास बनकर सही सी जहाँ पर वो बताता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बची है सुटेबल कंटेनर के तौर पर, वो तुम्हारी बैम्बू स्टिक है। भले ही वो देखने में काफी ऑर्डिनरी दिखती है, लेकिन जब मैं इसमें सील होकर रखा हुआ था इससे पहले, तो मुझे लगा था कि मेरी जो करंट बॉडी है उसे सील करने में कामयाब रहेगी ये बैम्बू स्टिक। इसको देखकर एमसी इससे कहने लगता है कि जो मानना तो पड़ेगा, जो बैम्बू है वो मेरे मास्टर के द्वारा कैजुअली कट करके दी गई थी और अभी तक ये कॉन्सेंट्रेट और रिफाइन नहीं की गई है। क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो कि ये हैवी प्रेशर को झेल पाएगी? तभी वो लैंग उससे कहने लगता है कि अब हमें इसे रिफाइन करना होगा बैम्बू स्टिक को एक आर्टिफैक्ट में सबसे पहले। तो इसको देखकर वो कंफ्यूज होते हैं, उससे कहने लगता है कि तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे काफी ज्यादा आसान हो ये चीज, इसे रिफाइन करने में 3 दिन 3 रातें लगती है आर्टिफैक्ट को रिफाइन करने में, और तुम कह रहे हो कि मैं इस ऑन द स्पॉट रिफाइन कर, और हमारे पास इतना समय भी नहीं, इतना समय में तो वो पूरी की पूरी रियल में खत्म हो जाएगी। और तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो डॉग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगता है कि सर एक मिनट रखो, जो डीमन बीस्ट के इनर कोर का इस्तेमाल कर सेक्रीफाइस करें तो रिफाइन कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक आर्टिफैक्ट में। इसको देखकर वो डॉगी शॉक हो जाता है और तभी डॉगी के कोर को लेने के लिए हमारा एमसी उसी गर्दन को पकड़ लटका दे, लेकिन उसे बचाने के लिए आगे आती है और उससे कहती है कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन पता चलता है कि हमारे एमसी ने डॉगी को पकड़ा, डॉगी ने लिंगलिंग को पकड़ा और लिंगलिंग हमारे एमसी की गर्दन को पकड़ लेती है और एमसी चिल्लाते उससे कहने लगता है कि डार्किंग जल्दी से अपना इनर कोर को हैंड ओवर कर दो मुझे। तभी लिंगलिंग कहने लगती है कि डार्किंग अगर तुमने मुझे टच करने के बारे में सोचा भी तो मैं सेकंड सीनियर ब्रदर की गर्दन पूरी तरह से दबा दूंगी। तभी डॉगी उससे कहने लगता है कि नहीं, मैं कभी भी तुम्हें अपने डिनर को नहीं देने वाला, तुम मुझे जाने दो और मैं जूनियर सिस्टर को छोड़ दूंगा। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि अगर तुम मुझे इससे धमकाने की सोच रहे हो क्या, आखिरकार तुम अपने इस क्रिटिकल मूवमेंट पर अपने आप को सैक्रिफाइस क्यों नहीं कर सकते हो? तुमने तो ऑलरेडी अटेंड कर एनलाइटमेंट हासिल करनी है ना, तुम दूसरे इनर कोर को डिफाइन कर सकते हो ना। ये सुनकर डॉगी उससे कहने लगता है कि तुम्हारे लिए कहना तो बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन तुम्हें पता तुम अपने आप को सैक्रिफाइस क्यों नहीं कर देते? तुम तो मुझसे भी बड़े बहुत ज्यादा एक नंबर के कुत्ते हो मुझे लगता है कि अगर तुम अपने आप को सैक्रिफाइस करते हो तो वो काफी ज्यादा बेटर रहेगा मेरे डीमन बीस्ट के मुकाबले। इनको सुनकर लिंगलिंग उससे एक दूसरे को हिलाते हिलाते कहने लगता है, लिंगलिंग उससे कहते हैं कि सीनियर ब्रदर की जो यूनिक साइकिक, तो मुझे लगता है कि इसके पास कोई भी कोर मौजूद होगा ही नहीं पहली बात। तभी लिटिल फॉक्स वहां पर आती है और हमारे एमसी के पीछे से मारते हुए उससे कहने लगती है कि तुम्हारे सामने इतना ज्यादा फॉर्मिडल दुश्मन पड़ा हुआ है, तुम अभी भी यहाँ पर बकवास करने के मूड में हो। और तभी वो लिटिल फॉक्स को देखकर वो काफी गुस्सा हो जाते हैं सभी के सभी लोग, और जहां पर हमें पता चलता है कि लिटिल फॉक्स ने अपना कोर निकालती है और उससे कहती है कि एक्सपेंड करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। जो 4 टेल्ड है डीमन फॉक्स का इनर कोर मुझे लगता है काफी होगा रिफाइन करने के लिए, और जल्दी से इसे आर्टिफैक्ट में रिफाइन कर लो। वाह, ये फॉक्स मान गए अपना कोर देने के लिए और तुरंत अपना कोर उस स्टिक को दे देती और वो स्टिक बिना किसी परेशानी के रिफाइन हो जाती है। और तभी लैंग उससे कहने लगता है कि मैंने इसकी कमजोरी को ढूंढ लिया है, सूज याओ चंग, तो मैं अभी करना होगा, फील करो उसे। तभी हमारा एमसी स्टिक को दिखाते हैं, उससे कहने लगता है कि तुम तो पहले के मुकाबले में काफी बड़े बन चुके और तुमने मुझे टारगेट ही बता दिया कि इतना थॉटफुल मानना पड़ेगा। अगर ऐसी बात है तो मैं बिल्कुल भी पोलाइट नहीं होने वाला और कूद पड़ता है अटैक करने के लिए और उस स्पिट आर्टिफैक्ट से तोड़ने के लिए अटैक करता है। और वो ब्लैक होल अभी भी रुकता नहीं है एब्जॉर्ब करने के लिए। हमारा एमसी अभी भी हार नहीं मान और लैंग के द्वारा जो रेड स्पॉट बताया जाता है उस रेड स्पॉट पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता, और जैसे ही हमारा एमसी उस स्टिक को उसके अंदर डालता है रेड स्पॉट पर, तो वहां पर अभी तरह की एनर्जी रिलीज होती है। तभी लैंग उससे कहने लगता है कि तुमने गलत जगह पे मारा, गलत जगह पे मारा। जिसको देखकर एमसी कहने लगता है कि मुझे तो नहीं लगता कि मैंने गलत जगह पे मारा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी एक ही झटके में उस ब्लैक होल जैसी दिखने वाली चीज को बीच में से 2 हिस्सों में काट देता है, जिससे कि वहां पर एक जोरदार धमाका हो, और धमाके को बचाने के लिए वो लिटिल फॉक्स अपने फर का इस्तेमाल करती है सभी लोगों को बचाने के लिए, और फाइनली वो चीज को डिस्ट्रॉय करने में हमारा एमसी कामयाब होता है। और लिंगलिंग काफी खुश होती है, उससे कहने लगती है कि सेकंड सीनियर ब्रदर तुमने ये कर दिखाया, आखिरकार तुमने उसे हरा दिया। और सभी लोग ठीक हो जाते हैं और शेन के फादर को भी वहां पर होश आ जाता है और वो अपने स्टिक को चेक करते हैं, उससे कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ बैड फीलिंग क्यों आने लगी हुई है। तभी उसकी स्पीड वापस आती है और कहने लगती है कि शेन ज़ियाओचेंग मैं वापस आ चुका हूँ, क्या तुम मुझे लेकर खुश नहीं हो? तो एमसी उससे कहने लगता है कि मैंने तुम्हारी मेन बॉडी को ऑलरेडी सील नहीं कर दिया था, तो आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो?
तो वो स्पिरिट उसे बताते हैं, उससे कहने लगते हैं कि मैंने तुमने ऑलरेडी तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना लिया था और मैंने अपने मास्टर के तौर पर तुम्हें मान लिया था। तो जो कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट होती हैं वो अपने मास्टर के ब्लड लाइन से कनेक्ट होती है और वो हमेशा उसके साथ जीती हैं, उसी के साथ मरती हैं। तो नेचुरल सी बात है कि जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनोगे तुम उतना ही ज्यादा मेरी स्पीड भी। और जो हाफ बॉडी थी, मेरी मेन बॉडी थी, वो पूरी तरीके से केओस मास से बनी। तो एट उस लास्ट मोमेंट पर मैंने उसको रिवर्स तरीके से डाइवर्ट करने में कामयाब रहा और सक्सेसफुली रिटेन करने में कामयाब रहा अपनी सेल्फ अवेयरनेस, और तुम्हारी बेम्बू स्टिक में जाकर छुप गया। इसको देखकर वो काफी खुश होती है, उससे कहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो वेपन है उसके पास अब खुद की पावरफुल एबिलिटीज आने वाली है फ्यूचर में, और वो हेवन एंड अर्थ को डेब्यू करने में कामयाब रहेगा। ऑसम यार, ऑसम। वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग स्पेशल इफेक्ट मेरे पास खुद के आ चुके हैं। तो गोस्ट उसके सारे के सारे स्पिरिट उसके सारे के सारे सपनों पर पानी फेरते, उससे क्या लगता है ये काफी पिटी वाली बात है कि जो पार्ट था मेरी पावर का बोल ऑलरेडी एक्टिवेटेड और डेबिट किया जा चुका ब्लड टालिस्मान के द्वारा, और तुम्हारे जो सीलिंग एक्शन थे उसने न्यूट्रलाइज कर दिया पूरे के पूरे ब्लड टालिस्मान को। तो इस समय पर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। भले ही मैंने डेब्यू कर लिया उसके कैरेक्टर स्टिक को, लेकिन इतना पावरफुल नहीं है पहले के मुकाबले। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी भी स्टोर कर सकता हूँ अपनी खाकर अपनी पावर को, और बाद में रिलीज करने के लिए थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल पावर को मैं इकट्ठा करके रख लूंगा ताकि तुम उसका इस्तेमाल कर सको अपने उस रेंज अटैक वो फ्यूचर में। इसको देखकर वो काफी उदास हो जाता है और कहने लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो अकाउंट था वो अभी तक इस तरीके से खाली पड़ा है, मेरा बैंक बैलेंस जीरो है और सारे के सारे जो इक्विपमेंट थे वो ऑलरेडी खाली कर दिया जा चुके हैं इस बंदे की तरह। लेकिन अब मुझे दोबारा से चालू करना पड़ेगा। डैम इट, लगता है कि जो गेम मास्टर है इस वर्ल्ड का वो मुझे परेशान करने के लिए तो लाओ, मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ लेकिन किसको करूँ। जहाँ पर वो डॉगी आकर उससे कहने लगता है कि सूजी आ तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो, तुम काफी ज्यादा रियल मैन हो। लेकिन भी कहने लगता है कि सेकंड सीनियर ब्रदर, मुझे पता था कि तुम ये कर सकते हो, तो मैं भी कल्टिवेट करूंगा ताकि फ्यूचर में तुम और भी ज्यादा पावरफुल बन सको और तुम्हारी मदद करने के लिए कुछ भी तैयार हो। तभी शैन के उसके पास आकर उससे कहते हैं कि ब्रदर शू, तुम्हारे बाकी में हमारे पूरे पूरे तियानबो सेट के बेनिफिक्टर हो, तुमने हमारी बहुत ज्यादा मदद की है। तभी एमसी उसको देखकर कहने लगता है कि ये तो काफी अजीब बात है, आखिर का जो शीव है ये वो कहाँ पर है। जो लिटिल फॉक्स थी वो अपने आप अपने 1000 ईयर के कल्टीवेशन को उसने मेरे लिए इस तरीके से सेक्रीफाइस कर दिया, वो भी क्रिटिकल मूवमेंट पर। और तभी हम लिटिल फॉक्स को दिखाया जाता है जो कि दूर से हमारे एमसी को देखकर मनी मन में सोचते हुए कहने लगती कि जो लिटिल प्रिंसेस थी वो सही कहने में लगी हुई थी, शायद हमारा जो पूरे के पूरे जो क्विंग ऑफ फॉक्स क्लैन है वो ह्यूमन से ही प्यार, उसकी किस्मत में ये लिखा है कि ह्यूमंस के प्यार में ही पड़ेंगे। और इससे साबित होता है कि हमारी जो ल्यूट सी क्यूट सी जो फॉक्स है ना वो फाइनली हमारे एमसी के प्यार में पड़ चुकी है, वो भी बहुत बुरी तरीके से। उसने अपना कोर भी तबाह कर दिया उसके लिए। और तभी अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, सब कुछ कैचअप होने के बाद उन्हें परमिशन मिलती है यहाँ पे कुछ भी पिकअप करने के लिए, तो वो काफी एक्साइटमेंट से भर जाती है लेंगे। और एमसी कहने लगता है कि हम सभी के सभी ट्रेजर को नहीं तो लेना चाहते, लेकिन अब जब तुम कहने में लगे हुए हो तो मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करने वाला। तो शैंकी उससे कहने लगती है कि तुम्हें अभी भी तुमने जो हमारे जो हेवली ट्रेजर सेट को बचाया है तो वो काइंडनेस दिखाई है, उसके बदले में ये तो कुछ भी नहीं है, तुम पूरे का पूरा परमानेंट ट्रेजर भी रख सकते हो टोकन हमें ग्रेटिट्यूड के तौर पर। और स्पिरिट इसको देखकर काफी खुशी में भकड़ा जाता है और कहने लगता है कि मुझे सब कुछ जरूरी है, मुझे सब कुछ चाहिए यहाँ। और तभी सब कुछ एब्जॉर्ब करना चालू कर देता है, जैसे कि पहले अभी कभी इससे खाने को नहीं मिला था। और जैसे ही वो सारे के सारे स्पिरिट वेपन को अपने मुंह में डाल लेता है तो वो काफी स्वाद ले रहा होता, और अचानक से उसकी बॉडी से पीछे से सारे के सारे वेपन्स बाहर निकल पड़ते हैं। और क्या लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, मैं डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ इन आर्टिफैक्ट्स को। तो एमसी उससे क्या लगता है कि तुम्हारी जो बॉडी है वो हैंडल नहीं कर सकती इतने ज्यादा पोटेंट आर्टिफैक्ट और ट्रेजर्स। इसको देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ स्लो स्लो करके खाना पड़ेगा, तुम यहीं पर इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए सुटेबल चीज जुड़ के देख कर लाता। इसको देखकर स्पिरिट को गुस्सा आ रही होती है और क्या लगता है कि डैन, मैं पूरे की पूरी ट्रेजरी को एब्जॉर्ब करना चाहता था लेकिन कुछ भी नहीं है। तभी हमारा एमसी वहां पर ढूंढता है और क्या लगता है चलो देखो तो जरा यहाँ पर क्या यूजफुल चीज मिल सकती है। तभी हमारा एमसी काफी शौक हो जाता है किसी चीज को देख। और गाइस यहाँ पर हमारा एमसी देखता है एक स्मार्टफोन को, भाई समझ रहे हो गाइस, एक स्मार्टफोन। ये काफी शॉकिंग न्यूज थी हमारे एमसी के लिए। और इसको देखने के बाद हमारा एमसी कंफ्यूज होता है, क्या लगता है कि आखिरकार इस वर्ल्ड में स्मार्टफोन भी एग्जिस्ट करते हैं, मुझे शेन किंग से या फिर अदर्स लोगों से इसके बारे में पूछना चाहिए। और मैंने उनसे जब पूछा तो वहां पर सेट मास्टर को भी इसके बारे में नहीं पता कि आपका ये चीज कहाँ से आई। और इस चीज को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये जो फोन है वो सडनली इस प्रोमिनेंट ट्रेजर में अचानक से आ गया, इनको भी नहीं पता इसके बारे में। भले ही इस वर्ल्ड की जो टेक्नोलॉजी ट्री है वो पूरी तरीके से मैच्ड पड़ी है, इतनी ज्यादा हाई लेवल की नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इसको इस डायरेक्शन में तो डेवलप नहीं हुई है अभी तक। तो इसका मतलब क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मेरे अलावा भी यहाँ पर दूसरे वर्ल्ड से कोई ट्रांसमिटर आया हुआ। तो डॉगी उससे क्या लगता है कि मैं तुमसे काफी देर तक कुछ पूछने में लगा हूँ, तुम मेरा जवाब क्यों दे रहे हो। तो हमारा एमसी होश में आते उससे क्या लगता है कि तुमने मुझसे कहा, मैंने सुना नहीं तुम्हें। तो डॉगी उससे क्या लगता है कि क्या हो गया, तुम इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड क्यों लगे हुए हो। तो वो क्या लगता है कुछ भी नहीं। शैंकी उसे देखकर शर्मा रही होती है और उसके पास आकर उससे क्या लगता है कि सूज याचंग, अभी भी हमने अपने स्कोर को सेटल नहीं किया है। तो वो देखकर काफी सुनकर काफी शॉक होते हैं, उससे मन में सोचते हुए क्या लगता है कि हॉली क्रैब इसके अकाउंट को अभी भी सेटल करना चाहती है, कौन से अकाउंट को। जहाँ पर शैंकी शर्माते उससे कहने लगते कि अब जबकि सारा का सारा मैटर सॉल्व हो चुका है तो हमारा जो पहले का मैटर है अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। जिसको देखकर वो कंफ्यूज होते मन में सोचते हुए क्या लगता है ये किस चीज के बारे में बात करने में लगी है, मैंने इतना ज्यादा स्टफ फैमिली ट्रेजर को डिस्ट्रॉय कर दिया है सेट इस बैटल के अगेंस्ट में, जब आर्टिफैक्ट के स्पिरिट को भी, क्या ये वाकई में मुझसे पे करवाना चाहते। अरे नहीं, ये तो बहुत ज्यादा बुरी खबर है, मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है पे करने के लिए, मुझे क्या करना चाहिए। और पसीने पसीने हो जाता है। जहाँ पर उसका डेवल वाला रूप आकर उससे क्या लगता है कि तुम बाकी में पे करने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम मना कर दो। अच्छा वाला आकर रूप इससे क्या लगता है जैसा कि एंशिएंट्स में कहा जाता है, बात तो सही है। ये बात सुनने के बाद एमसी
भी कंफ्यूज होते हैं, क्या लगता है कि वाओ एंजल तुम कब से यहाँ पर मुझे रोकने के लिए तैयार हो चुकी हो। तो मैं मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए कि पे कर दो पे कर दो, आखिरकार तुम कब से इसके साथ एग्री हो गए, मेरी जो कॉन्फिडेंस है वो डिसिपेट हो गई है क्या। दूसरी तरफ शैंकी उसके पास आकर और उससे कहने लगती है कि उस मैटर के बारे में अभी भी मैं तुम्हारे थॉट्स के बारे में जानना चाहती हूँ, जिसको देखकर वो काफी घबराता है और कंफ्यूज होते हैं, अपने सर को पटकते काफी उदास होते। उससे कंधे पर हाथ रखता है और उससे कहने लगता है कि शैंकी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं चूज याओ चंग एक अपने शब्दों से कभी भी नहीं पलटता हूं। जो भी मैंने कहा है मैं तुमसे फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, जो पे बैक करूंगा तुमसे एक ना एक दिन। ये बात सुनकर वो एक्साइटमेंट से भर जाती है, इसको देखकर कंफ्यूज होता है और कहने लगता है ये इतनी ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रखी है, ये डेफिनेटली मुझे यहाँ पर पे करवाना चाहती है। तभी एमसी कहने लगता है कि लेकिन इस समय पर मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ अपनी स्पीड रूट को रीशेप करने के लिए, क्या तुम यहाँ पर इंतजार कर सकती हो जिससे कि मैं पहले के मैं अपने कम्प्लीकेशन को कंप्लीट कर लूँ और उसके बाद मैं कंपनसेट करने के लिए वापस आ जाऊँ। और उसके बाद शैंकी तुरंत हमारे एमसी के गले लग जाती है, जैसे कि यहाँ पर बात कुछ और होती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो शैंकी है वो इससे शादी के मैटर के बारे में बात करने में लगी थी और हमारा एमसी पैसों के मैटर के बारे में। दोनों ही एक दूसरे के मैटर को लेकर पूरी तरीके से कंफ्यूज होते हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा हो चुकी है इन दोनों के लिए। और सबसे ज्यादा मजे तो यहाँ पर ये दोनों उठा रहे हैं। तभी शैंकी शर्माते हुए काफी क्यूट सा चेहरा बनाते हुए उससे कहने लगते कि जो अगर ऐसी बात है तो ये सेटल हो चुका है, मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार करूंगी हमेशा हमेशा। तभी हमारा एमसी वहां से निकल पड़ता है और उससे कहने लगता है कि ठीक है अब समय आ चुका है फेयरवेल करने का यहाँ से। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये शैंकी वो मुझे अच्छी तरीके से समझती है, मानना पड़ेगा ये फ्यूचर में बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी चीजों को अचीव करेगी। और हमारा एमसी वहां से फाइनल बैटल को खत्म कर निकल पड़ता है एक जंगल से। जाते जाते कहने लगता है कि जो क्यू गैदरिंग वाला और रिफाइन मैंने बोन्स कर लिया अपने को वो कंप्लीट हो चुका है, अब जो नेक्स्ट चीज है वो सोल मोल्ड लेंगे अपनी सोल को बनाने का। अगर का जो सोल मॉडलिंग फाइनेंस है वो मुझे कहाँ मिलेगा। इसको देखकर वो लिंगलिंग उसे बताने लगती है कि तुम्हें ब्राइट मून मैनर की तरफ जाना होगा, जिसको देखकर वो काफी शौक हो जाता है और उसकी तरफ आते हुए उससे कहने लगता है वहां का जो सीन है वो काफी ज्यादा अच्छा है, हमें इतनी ज्यादा जल्दबाजी में भी नहीं पड़े हुए हैं, आखिर तुम स्लोली स्लोली हम जर्नी के एंजॉय को नहीं करते हैं जैसे कि हम बाहर घूमने के लिए गए हो। तुम इसके बारे में क्या सोचती हो लिंग। तो डॉगी भी उससे कहने लगता है कि तुम हमेशा इतनी ज्यादा इसे कंप्लीट करने के लिए कल्टीवेशन करने के लिए जल्दबाजी नहीं करने में लगे होते, तुम अचानक से तुम्हारा दिल क्यों बदल गया। तो हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हें पता है हमें सबसे पहले बैलेंस पर ध्यान देना चाहिए हमेशा हमेशा, अगर तुम्हें ज्यादा ही तुम एब्जॉर्ब कर ले तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा और कब तुम्हें एडवांस करना है कब रिट्रीट करना है पता होना चाहिए। तभी अचानक से उसका कोई पहल पकड़ ले, इसको देखकर सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और वो लोग डर के मारे वहीं फट जाती है उस कुत्ते की और लिंग की और कहने लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है जरा एक मिनट रुको, ये जो आवाज है वो कुछ जानी पहचानी इसके लगने में लगी हुई है। जहाँ पर हमें पता चलता है एक बंदे को आते हुए दिखाया जो कि उससे कहने में लगा प्लीज प्लीज मुझे कुछ खाना दे दो। और ये बंदा एनलाइटमेंट वैली का 9th सीनियर ब्रदर है जिसका नाम जान कोइंग है और वो सारा का सारा खाना उसे देने के बाद उससे पूछने लगता है कि तुम जल्दी से खा लो, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, ये तुम्हारा 9th सीनियर ब्रदर है यान कोइंग। और इस तरीके से खाते हुए उसे देखता है तो लिंग भी काफी कंफ्यूज शॉक होती है क्योंकि भी किसी राक्षसों की तरह खाने में लगा जैसे न जाने कब से खाना नहीं मिला। और इसको देखकर पूरी तरीके से कंफ्यूज होती है, शॉक के माने में फटाफट रह जाता है और कंप्लीटली खाना निपटाने के बाद वो क्या लगता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेकंड सीनियर ब्रदर, मुझे माफ कर देना कि मैं ऑलमोस्ट यहाँ पर भूख के मारे बेहोश हो चुका था जब मैं पहली बार लिटिल सिस्टर से मिला। तो एमसी उससे क्या लगता है कि ये बंदा ऑलरेडी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर है पीक पर और इसका जो टीथ है ना टीथ वो आई मीन दांत वो काफी ज्यादा मजबूत है और ये हर चीज को खा सकता है और इसकी स्ट्रेंथ है। तभी वो हमारे एमसी लिंग कुत्ते को गले लगाने के लिए पकड़ लेता है और गले लगाते उससे कहने लगता है कि काफी मिलकर अच्छा लगा। इसको देखकर एमसी शॉक होते हैं, उससे कहने लगता है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इसके एप्टाइट की तरह काफी ज्यादा मैसिव है और काफी इंप्रेसिव भी। तभी वो गले लगाते उससे कहने लगता है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, मैं फाइनली अपनी लिटिल जूनियर सिस्टर से मिलने में कामयाब रहा और मैं यंगेस्ट नहीं रहा हूँ। डॉगी कहने लगता है कि मुझे जाने तो भाई मेरी हड्डियां तोड़ दोगे तो। और डॉगी की हालत वैसे ही बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है और एक्साइटमेंट के वहां पर उसकी हालत खराब हो जाती है। क्या लगता है कि मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड से भर चुका था। इसको देखकर एमसी काफी कंफ्यूज होते हैं, क्या लगता है कि ये बंदा वाकई में और स्ट्रॉन्ग बन चुका लास्ट टाइम के मुकाबले में। जहाँ पर लिंग उससे पूछने लगती है कि तुम एनलाइटमेंट वैली में क्यों नहीं थे और तुम इतने ज्यादा रोड साइड पर क्यों पड़े, वो भी भूख के मारे मरते पड़ते। यहाँ पर वो कहने लगता है कि लिटिल जूनियर सिस्टर में कल्टीवेशन जर्नी पर निकला था लेकिन कुछ एक एक्सीडेंट सा एनकाउंटर करना पड़ा जिससे कि यहाँ पर कुछ भी मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी लेकिन किसी तरीके से मैं तुमसे मिलने में कामयाब रहा। तभी अचानक से किसी की फुटस्टेप की आवाज सुनाई देती है जिससे बचने के लिए वो सभी को ले जाता है वहां से छुपने के लिए और क्या लगता है जल्दी से छुप जा। और कुछ लोग आकर कहने में लगे थे सभी के सभी रेड हेडेड थीव कहीं के, आखिरकार वो कहाँ पर छुप कर बैठा हुआ है, मैं अगर उसे पकड़ लिया तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। दूसरा बंदा क्या लगता है कि अगर हम उसे पकड़ने में नाकामयाब रहे तो क्या जो हमारे जो ब्रदर्स जिन्होंने इतनी ज्यादा हार्ट से निकाल लिया आई मीन इतना ज्यादा मेहनत करने में लगे उनका क्या हो। एक बार मैं इस बंदे को पकड़ लूँ ना तो उसको अच्छा सबक सिखाऊंगा। तभी इनका ग्रुप का लीडर उससे क्या लगता है कि इसने हमें इतना ज्यादा थका कर रखा गया है और हमारा ट्रेजर आर्टिफैक्ट भी चुरा लिया है अबायस लैंड। और इसी सरप्राइज के साथ मैं इस पार्ट को यहीं पर खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट में पता चलेगा कि आखिरकार इस बंदे ने 9th जूनियर ब्रदर ने किया तो किया क्या कांड है, ऐसा क्या चुरा लिया या फिर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं वो तो पता चलेगा आगे चल के। तो चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करके जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है। तो बाय बाय।